अध्याय 157 पवित्र आत्मा सेंटेस का शरीर जागने लगा। आर्यन ने अपने पीछे की शत्रुतापूर्ण नज़रों को नज़रअंदाज किया और वो प्रीति की ओर बढ़ा। आर्यन, प्रीति, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो? मैं तुम्हारा वो कोट देने आई हूं जो अब सूख गया है, ये लो। प्रीति ने अपनी बाहों में दबाया हुआ बैग आर्यन को थमा दिया। आर्यन ने प्रीति से बैग लिया और उसके अंदर की सामग्री देखी। इस बैग के अंदर वही काम का सूट था जो उसने कल पहना था। धन्यवाद। आर्यन ने प्रीति को यह सूट पहुंचाने की जहमत उठाने के लिए धन्यवाद दिया। नहीं, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, कल मेरी मदद करने के लिए। प्रीति ने घबराहट में अपने हाथ हिलाए। आज प्रीति सामान्य से अधिक खिली खिली लग रही थी। लगता है कि आज तुम ज्यादा खुश दिख रही हो, क्या कुछ अच्छा हुआ है? आर्यन ये जानना चाहता था कि क्या जितेंद्र ने वास्तव में प्रीति के घर के कागजात लौटा दिए हैं। हाँ, वास्तव में आज कुछ बहुत अच्छा हुआ। जितेंद्र ने अचानक हमारे घर के कागजात वापस कर दिए। प्रीति ने बताया कि जितेंद्र ने उसके घर का सर्टिफिकेट लौटा दिया है। अजीब बात यह थी कि उसने भुगतान की मांग भी नहीं की, जिससे प्रीति और उसकी मां हैरान रह गईं। अब उसे और उसकी मां को उस कर्ज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी जिसने उन्हें सालों से दबा रखा था। ये तो अच्छी बात है, आर्यन ने कहा। आर्यन, क्या आप ही वो व्यक्ति हैं जिसने जितेंद्र को हमारे कागजात छोड़ने पर मजबूर किया? प्रीति ने अंदाजा लगाया कि ये आर्यन का ही काम था। शायद कल जितेंद्र का दिमाग खिसक गया था क्योंकि मैंने उसे बहुत जोर से मारा था। आर्यन हंसा। शायद आप सही कह रहे हैं। प्रीति भी हंसने लगी। आर्यन को इस बात से बचते देख प्रीति ने इस विषय को आगे नहीं बढ़ाया। आर्यन, चलो कैंटीन चलते हैं। लक्ष्य ने आर्यन को गले लगाया और उसे कैंटीन चलने के लिए आमंत्रित किया। 1 मिनट रुको, आर्यन ने लक्ष्य को थोड़ा इंतजार करने के लिए कहा। प्रीति, क्या तुम हमारे साथ स्कूल कैंटीन चलना चाहोगी? आर्यन ने प्रीति को भी साथ चलने का न्योता दिया। बाकी छात्र प्रीति के जवाब का इंतजार कर रहे थे कि वो आर्यन का निमंत्रण ठुकराएगी या स्वीकार करेगी। सामान्य तौर पर प्रीति किसी भी पुरुष का निमंत्रण तुरंत ठुकरा देती थी। ठीक है, मुझे भी इत्तेफाक से वहीं जाना है। प्रीति खुद को आर्यन की विनती ठुकराने में असमर्थ पा रही थी। यह सुनने वाले छात्र दंग रह गए कि क्या ये वही अछूता फूल है? उसका व्यवहार 180 डिग्री कैसे बदल गया? छात्र आर्यन को जलती हुई आंखों से घूर रहे थे। प्रीति के मान जाने पर आर्यन उन दोनों को साथ लेकर कैंटीन की ओर चल दिया। उन्हें देखता बाकी सब भी तितर-बितर हो गए। हे सहपाठी प्रिया, तुम्हारा बॉयफ्रेंड प्रीति के साथ चला गया है। क्या तुम्हें यह देखकर गुस्सा नहीं आता? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो निश्चित रूप से उस बेवफा आदमी से रिश्ता तोड़ देता। एक मोटे लड़के ने प्रिया से बात की। उसने सोचा कि प्रिया और आर्यन अलग हो जाएंगे और वो खुद देवी प्रिया की नज़रों में एक अच्छा इंसान बन जाएगा। प्रिया ने उस मोटे लड़के को नज़रअंदाज किया और सामने खड़े उस लड़के की परवाह किए बिना अपनी किताब पढ़ती रही। खुद को नज़रअंदाज होते देख मोटा लड़का निराश हुआ और तुरंत प्रिया के पास से चला गया। प्रिया को चिढ़ हो रही थी जब वो मोटा लड़का उसके सामने आर्यन का मजाक उड़ा रहा था। प्रिया की हथेली से एक छोटी रोशनी की तलवार निकली। उसने इस तलवार को नियंत्रित करके उस मोटे लड़के की शर्ट काट दी। कपड़े कटने के बाद तलवार वापस प्रिया के हाथ में आ गई। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी ने गौर नहीं किया कि प्रिया ने अभी क्या किया। अचानक आर्यन की छवि खराब करने वाले उस मोटे लड़के के कपड़े कई टुकड़ों में फट गए। आह! वो एक लड़की की तरह चिल्लाया। क्लास में बचे हुए कुछ छात्रों ने तुरंत इस चीख का स्रोत देखा। उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प नज़ारा देखा। एक मोटा लड़का जो केवल अंडरवियर में क्लास के सामने खड़ा था। ज्यादातर छात्र जो वहां थे वे लड़कियां थीं। कुछ लड़कियों ने सेलफोन निकाले और इस दुर्लभ घटना की तस्वीरें खींच लीं। ये देखकर कुछ महिलाएं हंस पड़ीं। मोटे लड़के को समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ। अचानक उसके पहने हुए कपड़े चिथड़े हो गए। उसने अपने शरीर को ढकने की कोशिश की ताकि क्लास की लड़कियां उसे ना देख सकें। दुर्भाग्य से यह असंभव था। उसके हाथ उसके भारी शरीर को ढकने के लिए काफी नहीं थे। वो केवल अंडरवियर में अपने शरीर को छिपाने के लिए अलग अलग चीजें उठाने की कोशिश करने लगा। प्रिया ने यह देखा और संतुष्ट हुई। इस मोटे लड़के को आखिरकार उचित सजा मिल गई थी। वास्तव में अगर प्रिया चाहती तो वो उसे जान से मार सकती थी, लेकिन वो इतनी क्रूर महिला नहीं थी जो ऐसी छोटी बात पर किसी की जान ले ले। लेकिन अगर उसके परिवार या उसके प्यार करने वाले व्यक्ति को खतरा होता तो प्रिया एक क्रूर महिला बन जाती। प्रिया का विशेष पवित्र आत्मा सेंटेस का शरीर जागने लगा था। उसकी मानसिकता धीरे धीरे बदलने लगी थी। अब उसके विचार एक मासूम युवती जैसे नहीं रहे थे।
आर्यन, प्रीति और लक्ष्य स्कूल कैंटीन पहुंचे। कैंटीन हमेशा की तरह भीड़-भाड़ वाली लग रही थी। तुम दोनों क्या ऑर्डर करना चाहते हो? लक्ष्य ने आर्यन और प्रीति से पूछा। लक्ष्य अछूता फूल कही जाने वाली प्रीति के साथ खाना खाने को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित था। अन्य कक्षाओं के छात्र, खासकर तीसरे वर्ष के छात्र प्रीति को कैंटीन में देखकर हैरान थे। उन्होंने पहले कभी प्रीति को कैंटीन में नहीं देखा था। 2 साल से अधिक समय से स्कूल में पढ़ते हुए ये पहली बार था जब तीसरे वर्ष के छात्रों ने प्रीति को यहां देखा था। उन्होंने प्रीति के बगल में एक हैंडसम युवक को खड़ा देखा। प्रीति खुद को इतने सारे लोगों द्वारा घूरे जाने पर असहज महसूस कर रही थी। ये सच था कि वो यहाँ पहली बार आई थी। आमतौर पर ब्रेक के दौरान प्रीति क्लास में पढ़ती या लाइब्रेरी जाकर ऐसी किताबें लेती जो उसने पहले कभी नहीं पढ़ी थीं। आर्यन ने उसे बताया कि वो क्या खाना चाहता है। लक्ष्य इतने सारे खाने का ऑर्डर सुनकर हैरान रह गया। आर्यन को अपना शरीर बहुत थका हुआ और भूखा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये संध्या की यिन ऊर्जा सोखने का साइड इफेक्ट था। प्रीति ने केवल सब्जियों वाला भोजन ऑर्डर किया। सब्जियां शरीर के लिए अच्छी हैं और जेब के लिए सस्ती भी। लक्ष्य ऑर्डर लेने चला गया। चलो बैठने के लिए खाली मेज ढूंढते हैं। आर्यन ने प्रीति को 3 लोगों की मेज खोजने के लिए कहा। खिड़की के पास कोने में अभी भी कई खाली मेजें थीं। आर्यन प्रीति को वहां ले गया। यहां से आर्यन स्कूल के मैदान को साफ देख सकता था। प्रीति, तुम यहां कैसे? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम कैंटीन नहीं जाना चाहती? एक लंबे कद के और सुंदर मुख वाले युवक ने प्रीति के पास आकर पूछा। अध्याय 158 विराज। ये युवक विराज है। वो इस स्कूल में मार्शल आर्ट्स क्लब का प्रमुख है। विराज इस स्कूल का गौरव है। उसने कई बार शहर स्तरीय स्कूल मार्शल चैंपियनशिप जीती है। विराज इस स्कूल में एक बहुत लोकप्रिय व्यक्ति है। स्कूल की बहुत सारी लड़कियां विराज के प्रति अपना प्यार व्यक्त करती हैं, लेकिन विराज इन सभी लड़कियों को मना कर देता है। उसके दिल में पहले से ही एक देवी है और वो है प्रीति। प्रीति को दूसरे पुरुष के साथ खाना खाते देख विराज चिढ़ गया था। प्रीति का किसी पुरुष द्वारा खाने पर बुलाए जाने को स्वीकार करना असामान्य था। विराज लगभग हर दिन प्रीति को साथ खाने के लिए आमंत्रित करता था, लेकिन प्रीति हमेशा उसके निमंत्रण को ठुकरा देती थी। मैं अपने दोस्त के साथ खाना खा रही थी, प्रीति ने विराज के सवाल का जवाब दिया। प्रीति और विराज के बीच का रिश्ता सिर्फ एक सामान्य सहपाठी का है। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ खाना खाने नहीं जाना चाहती? विराज ने गुस्से में प्रीति से सवाल किया। विराज ने प्रीति के करीब आने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन प्रीति ने विराज को अपने करीब नहीं आने दिया। मैं सच में तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, क्या यह गलत है? प्रीति विराज से काफी ठंडे स्वर में बोली, जैसे कि विराज उसके लिए कोई नहीं था। प्रीति के इन शब्दों ने विराज के दिल को तुरंत छलनी कर दिया। विराज प्रीति के इन शब्दों को सुनकर चकित रह गया। हालांकि आमतौर पर प्रीति उसे अक्सर मना करती थी, लेकिन प्रीति ने कभी इस तरह के क्रूर तिरस्कार वाले शब्द नहीं कहे थे। तुम्हारा नाम क्या है? विराज प्रीति के बगल में बैठे आदमी के बारे में जानना चाहता था। विराज प्रीति की बातों से बहुत परेशान था। वो प्रीति के बगल वाले आदमी पर अपना गुस्सा निकालना चाहता था। उसे लगा कि प्रीति के करीब होने के लिए ये सब इस आदमी की गलती है। विराज ये साबित करना चाहता था कि कोई भी प्रीति को उससे नहीं छीन सकता। मेरा नाम आर्यन है, तुम्हें मेरा नाम पूछने की क्या जरूरत है? आर्यन विराज की शत्रुता को महसूस कर सकता था। वर्तमान में विराज को एक युवा मार्शल आर्टिस्ट कहा जा सकता है। विराज की वर्तमान ताकत मोटे तौर पर मार्शल रेल्म के तीसरे पड़ाव के बराबर है। अगर विराज लगन से अपने शरीर का अभ्यास जारी रखता है तो शायद कुछ दशकों में वो एक अभ्यासी के मार्ग में प्रवेश कर सकता है। तो तुम्हारा नाम आर्यन है? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि अब प्रीति के करीब मत आना, वरना मैं तुम्हें पीट दूंगा। विराज ने आर्यन को प्रीति के करीब ना आने की चेतावनी दी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जिंदगी को नियंत्रित करने की? आर्यन को किसी का उसे धमकाना सबसे ज्यादा नापसंद था। तुम काफी बहादुर भी हो। पुरुषों के नाते क्या होगा अगर हम लड़कर खुद को साबित करें? विराज ने तुरंत सार्वजनिक रूप से आर्यन को चुनौती दी। विराज, तुम्हारी मेरे दोस्त को धमकाने की हिम्मत कैसे हुई? प्रीति तुरंत खड़ी हो गई और आर्यन का बचाव किया। प्रीति निश्चित रूप से जानती थी कि विराज कितना मजबूत था। अगर वे दोनों लड़ते तो ये जानना मुश्किल था कि कौन बेहतर है। प्रीति को आर्यन की रक्षा करते देख विराज और भी ईर्ष्यालु हो गया। आर्यन, एक आदमी एक औरत के पीछे कैसे छिप सकता है? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? विराज ने आर्यन का मजाक उड़ाया। तुम किसे औरत के पीछे छिपने वाला कह रहे हो? मेरे लिए तुम मुझसे लड़ने के लिए अभी भी बहुत कमजोर हो। आर्यन ने कहा कि विराज अभी भी बहुत कमजोर है। जब उसकी तुलना खुद से की जाए तो अंतर वास्तव में बहुत दूर है, जैसे आकाश और पाताल। विराज के सिर की नसें तन गईं।
एक मार्शल चैंपियन के रूप में आज तक किसी ने उससे ये कहने की हिम्मत नहीं की थी। ये पहली बार था जब किसी ने खुलेआम उसे कम आंकने की हिम्मत की थी। खाना खा रहे कुछ छात्र आर्यन और विराज की ओर देखने लगे। चूंकि आर्यन अक्सर कैंटीन में हंगामा करता रहता था, इसलिए कई छात्र आर्यन को पहचानने लगे थे। वे सभी ये देखने के लिए इकट्ठे हुए कि आगे क्या होता है। कई छात्राएं भी जमा हो गईं। वे अपने आदर्श विराज को लड़ते हुए देखना चाहती थीं। आर्यन, तुम्हें रुकना होगा। प्रीति ने आर्यन को लड़ने से रोका। क्या बात है? आर्यन ने पूछा कि प्रीति उसे विराज से लड़ने से क्यों रोकना चाहती है। आर्यन, विराज मार्शल आर्ट्स क्लब का प्रमुख है। मुझे डर है कि तुम्हें उससे लड़ने में मुश्किल होगी। प्रीति को डर था कि आर्यन विराज से हार जाएगा। प्रीति समझती थी कि आर्यन लड़ने में काफी अच्छा था, लेकिन विराज मार्शल आर्ट का विशेषज्ञ था। उसके पास अपने प्रतिद्वंदी के लिए घातक चालें होंगी। अब पीछे हटने के लिए बहुत देर हो चुकी है। विराज अहंकार से हंसा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उसे एक ही चाल में हरा दूंगा। आर्यन ने कहा कि वो विराज को एक ही चाल में हरा सकता है। ये सुनकर विराज के चेहरे पर अपमानजनक मुस्कान आ गई। उसे एक ही चाल में हराना नामुमकिन था। इसकी संभावना केवल 0% थी। आर्यन विराज के सामने 2 मीटर की दूरी पर खड़ा हो गया। क्या तुम लड़ने के लिए तैयार हो? विराज ने पूछा कि क्या आर्यन लड़ने के लिए तैयार है? जब चाहो हम शुरू कर सकते हैं। मैं तुम्हें मुझ पर हमला करने के 5 मौके दूंगा। इन 5 मौकों में मैं तुम्हारे हमलों का जवाब नहीं दूंगा। आर्यन ने विराज को अपनी ताकत दिखाने के लिए 5 मौके दिए। ये मामला दिलचस्प नहीं होता अगर सिर्फ एक ही चाल में खत्म हो जाता। देख रहे छात्र हैरान थे कि आर्यन विराज को पहले हमला करने का मौका देने के लिए बहुत साहसी था। विराज के फैंस आर्यन पर बहुत जोर से हंसे। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि विराज इस व्यक्ति को एक ही हमले में हरा दे। विराज बहुत गुस्से में था क्योंकि आर्यन लगातार उसे कम आंक रहा था। उसने तुरंत हमले की मुद्रा बनाई। विराज ने एक स्टैंड लिया। उसका शरीर हल्का सा नीचे झुका हुआ था। उसके हाथ बहुत मजबूती से बंधे हुए थे। दूसरी ओर आर्यन ने अपने हाथ अपनी पैंट की जेब में डाल लिए। वो बहुत लापरवाही से विराज के आगे बढ़ने का इंतजार करने लगा। विराज ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने अपना दाहिना पैर ऊपर घुमाया और आर्यन के सिर पर लात मारनी चाहिए। जब विराज के पैर उसके सिर से कुछ ही इंच की दूरी पर थे, आर्यन ने अपने शरीर को पीछे खींच लिया। अगर आर्यन इस समय हमला करता तो निश्चित रूप से विराज तुरंत हार जाता। हमले के दौरान विराज का बचाव पूरी तरह से खुला था। एक चाल। आर्यन ने विराज की चालों को गिना। विराज ये देखकर हैरान रह गया कि आर्यन उसके हमलों से बहुत आसानी से बच सकता है। विराज ने समय वर्ष नहीं किया। वो बाघ की तरह आगे कूदा। उसने अपनी मुट्ठी बहुत मजबूती से पकड़ी हुई थी। वो आर्यन के सिर पर मारना चाहता था। आर्यन ये देखकर बेबस था कि विराज कैसे लड़ रहा है। हमला करते समय इस व्यक्ति के पास कोई बचाव नहीं था। आर्यन एक तरफ हट गया। विराज ने जो मारा वो सिर्फ खाली हवा थी। क्योंकि सामने कोई नहीं था, विराज ने अपना संतुलन खो दिया और जमीन पर गिर गया। हाँ, इसे देखने वाले कुछ दर्शक हंस पड़े। विराज के फैंस के चेहरे उतर गए। आर्यन हैरान था कि इस क्षमता के साथ ये व्यक्ति मार्शल आर्ट्स क्लब का अध्यक्ष कैसे बन गया। अध्याय 159। सच में एक चाल। विराज ने फर्श से उठने की कोशिश की। उसका चेहरा काला पड़ गया था। उसे अंदाजा नहीं था कि स्थिति ऐसी हो जाएगी। जब वो फर्श पर गिरा तो बहुत से लोग खुद पर हंस रहे थे। आर्यन को अपमानित करने के इरादे से आए विराज को खुद सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा होना पड़ा। वो दूसरा कदम था। तुम्हारे पास अभी भी 3 मौके हैं। आर्यन ने फिर से विराज के हमले को गिना। विराज को अब और परवाह नहीं थी। उसने आर्यन पर बहुत अंधाधुंध हमला किया। आर्यन अभी भी विराज के हर हमले से आसानी से बचता रहा। विराज गुस्सा हो रहा था क्योंकि आर्यन उसके द्वारा किए गए हमलों से बचता जा रहा था। एक मार्शल आर्ट परिवार के रूप में विराज को बचपन से ही उसके पिता और दादा द्वारा बहुत बारीकी से प्रशिक्षित किया गया था। अब विराज को वो आधी तकनीकें विरासत में मिली थीं जो उसके पिता और दादा की थीं। उस वजह से विराज को अपनी लड़ने की क्षमताओं पर बहुत भरोसा था। आज उसका सामना एक बहुत ही महान दुश्मन आर्यन से हुआ था। विराज ने आर्यन पर हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मैं इसे चौथे कदम के रूप में गिनूंगा। आर्यन में विराज को ढील दी। विराज का शरीर पसीने से भीग चुका था। वो पहले कभी पसीना बहाने के लिए इतना नहीं लड़ा था। क्या यहाँ गर्मी है? मैं तुम्हारे लिए खिड़की खोल देता हूँ। आर्यन का इरादा अच्छा था। वो खिड़की का दरवाज़ा खोलने के लिए मुड़ा। ये देखकर विराज ने मौका नहीं गंवाया। वो तुरंत आर्यन की पीठ पर हमला करने के लिए दौड़ा। विराज हवा में कूदा। 10 छाया लात, 10 शैडो किक। उसने हवा में दर्जनों बार लात मारी। विराज को करीब आते देख आर्यन ने अपने शरीर को 360 डिग्री घुमाया और विराज के पीछे चला गया। तुम्हारा मौका खत्म हो गया है, अब इसे खत्म करने का समय है। बिना किसी तामझाम के आर्यन ने विराज को खिड़की से बाहर लात मार दी। विराज को केवल आर्यन की लात के कारण अपनी पीठ मुड़ती हुई महसूस हुई। वो दर्जनों मीटर तक हवा में उड़ा और जमीन के पास जमीन पर लुढ़क गया। ये देखकर मैदान में गतिविधियां कर रहे लोग हैरान रह गए। अचानक कोई उड़ता हुआ आया और जमीन पर लुढ़क गया।
देखने वाले ये देखकर और भी चकित थे कि आर्यन ने बहुत आसानी से विराज को खिड़की से बाहर लात मार दी थी। खासकर अब भी आर्यन ने अपने दोनों हाथ अपनी पैंट की जेब में डाल रखे थे। आर्यन ने वास्तव में विराज को केवल अपने पैरों का उपयोग करके हरा दिया। जमीन पर पड़ा विराज उठ नहीं पा रहा है। उसे अपनी रीढ़ में बहुत दर्द महसूस हो रहा है। प्रमुख मार्शल आर्ट्स क्लब के सदस्य जो विराज के पीछे थे, खिड़की से बाहर कूद गए। वे जमीन पर लेटे विराज के पास पहुंचे। ये सबकी उम्मीदों से परे था। आर्यन ने सिर्फ एक चाल में विराज को पूरी तरह हरा दिया। क्या आप ठीक हैं अध्यक्ष? मार्शल आर्ट्स क्लब के कई सदस्यों ने विराज को जमीन से उठने में मदद की। विराज बोल नहीं पा रहा था। इस समय वो अपनी पीठ के दर्द को सहन कर रहा था। चलो अध्यक्ष को स्कूल स्वास्थ्य इकाई हेल्थ यूनिट ले चलते हैं। मार्शल आर्ट्स क्लब के एक सदस्य ने विराज को वहां ले जाने का सुझाव दिया। कुछ सदस्य विराज को उठाकर स्वास्थ्य इकाई की ओर ले जाने लगे। मार्शल क्लब के कई सदस्यों ने आर्यन पर धमकी भरी नजरें डालीं। अब से स्कूल में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति विराज नहीं रहा। स्कूल का नया सबसे शक्तिशाली व्यक्ति आर्यन है। क्योंकि लड़ाई खत्म हो गई थी, इसलिए दर्शक तितर बितर हो गए। कुछ लोग जो विराज को आदर्श मानते थे, वे हार से निराश थे। आर्यन ये देखकर काफी खुश था कि विराज को एक अच्छा सबक मिला है। आर्यन, क्या तुम ठीक हो? प्रीति तुरंत आर्यन के पास पहुंची। वो सुनिश्चित करना चाहती थी कि वो ठीक है। मैं ठीक हूं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, आर्यन ने प्रीति से कहा। प्रीति ये सुनकर राहत महसूस कर रही थी कि आर्यन ठीक है। ये पहली बार था जब उसने अपने परिवार के अलावा किसी और की चिंता की थी। ओह आर्यन, तुम बहुत महान हो। लक्ष्य आर्यन का ऑर्डर लेकर आया। भीड़ में लक्ष्य ने आर्यन की विराज के खिलाफ लड़ाई देखी थी। लक्ष्य ने नहीं सोचा था कि आर्यन लड़ने में इतना अच्छा था। यहां तक कि विराज को भी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। ये तो सामान्य है, चलो खाना शुरू करते हैं। आर्यन ने लक्ष्य से खाने की प्लेट ली। लक्ष्य ने प्रीति के व्यंजन भी दे दिए। तीनों ने खाना शुरू किया। एक दूसरे कोने में एक सुंदर लड़की थी जिसने आर्यन को चमकती आंखों से देखा। ऐसा लग रहा था कि उस लड़की को अभी अभी एक नया आदर्श मिला है। इस लड़की की लंबाई केवल 155 सेंटीमीटर है। उसका चेहरा बहुत सुंदर है और शरीर पूरी तरह से पतला है। उसके बालों की 2 चोटियां बंधी हैं। इस सुंदर लड़की की सबसे बड़ी कमी उसकी छाती है, जो हवाई पट्टी की तरह बहुत सपाट है। इसका आकार केवल 1 कप हो सकता है। पहले ये लड़की विराज को आदर्श मानती थी। वो चाहती थी कि विराज उसे एक महान मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए प्रशिक्षित करे, क्योंकि वो अक्सर प्राचीन युद्ध फिल्में देखती थीं जिनमें मार्शल आर्ट का प्रदर्शन होता था। इसलिए उसे लोगों को बहुत शानदार तरीके से लड़ते देखना बहुत पसंद है। विराज ने एक बार उसे बताया था कि जब वो बच्ची थी तो मार्शल आर्ट उसकी जैसी छोटी लड़कियों के लिए अध्ययन के योग्य नहीं था। आज उस सुंदर लड़की ने विराज से भी अधिक शक्तिशाली व्यक्ति को देखा। वो आर्यन से परिचित होने का समय ढूंढना चाहती थी। शायद ये व्यक्ति खुद को एक महान मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए प्रशिक्षित करना चाहेगा। मार्शल आर्ट्स क्लब के सदस्य विराज को स्कूल स्वास्थ्य इकाई ले गए। उन्होंने विराज को वहां एक बिस्तर पर लेटा दिया। धत, ये बहुत दर्दनाक है। विराज दर्द में बड़बड़ाया। उसे महसूस हुआ कि उसकी पीठ में अभी भी बहुत दर्द है। प्रमुख, क्या हम सभी को उस लड़के से लड़ने के लिए हाथ मिलाने की जरूरत है? मार्शल आर्ट्स क्लब के सदस्य विराज से बदला लेना चाहते थे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उस जैसे लोगों के खिलाफ जीत सकते हो? यहां तक कि उस व्यक्ति को मुझे हराने के लिए केवल एक चाल निकली थी। ये लोग उसे भी नहीं हरा सकते थे। वे मूर्खतापूर्ण तरीके से आर्यन को हराना चाहते थे, जो खुद से कहीं अधिक शक्तिशाली था। ये सुनकर मार्शल आर्ट्स क्लब के सदस्यों ने अपने सिर झुका लिए। वे वास्तव में आर्यन का कोई मुकाबला नहीं थे। इसे भूल जाओ। मेरे महान चाचा 20 साल के प्रशिक्षण के बाद लौटेंगे। मैं अपने चाचा से उस लड़के को उचित सबक देने के लिए कहूंगा। मेरे पिता और दादा ने कहा था कि वो 20 वर्षों तक प्रशिक्षण के लिए गए थे। कहा जाता था कि वो एक ऐसे संप्रदाय में अभ्यास कर रहे थे जिसकी प्रतिष्ठा बहुत ऊंची थी। 20 साल पहले चाचा विराज ने एक संप्रदाय के बुजुर्ग की मदद की थी। चाचा की दया का बदला चुकाने के लिए बुजुर्ग चाचा विराज को संप्रदाय में वापस ले गए ताकि उन्हें अभ्यासी बनने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। आखिरकार 20 साल बाद चाचा में एक पत्र भेजा। पत्र में लिखा था कि वो कुछ दिनों के लिए परिवार में लौटेंगे। मेरे पिता और दादा हमेशा कहते थे कि उनके चाचा मार्शल आर्ट में बहुत अच्छे थे। संप्रदाय में 20 साल के अभ्यास के बाद उनके चाचा का कौशल असाधारण होगा। दरअसल विराज ने अपने चाचा को सीधे नहीं देखा था। वो केवल दीवाने आम में लगे चित्र में ही अपने चाचा का चेहरा देख सकता था। विराज अपने चाचा से मिलने का इंतजार नहीं कर सकता, जो अब एक अभ्यासी हैं। वो एक अभ्यासी की महानता देखना चाहता है, जो अक्सर उसके दादा और पिता द्वारा बताई जाती है। आर्यन को नहीं पता था कि विराज अभी भी उसके साथ समस्या ढूंढना चाहता है। इस समय आर्यन अपनी प्लेट का खाना खाने में मग्न था। खाना खत्म करने के बाद प्रीति यहां ज्यादा देर नहीं रुक सकती थी। उसे अभी पढ़ाई करनी थी। प्रीति ने आर्यन से विदा ली। लक्ष्य काफी निराश था क्योंकि प्रीति ने उसका नाम नहीं लिया था। चलो क्लास वापस चलते हैं। आर्यन ने लक्ष्य को क्लास वापस चलने के लिए कहा। ओह, वापस क्लास जाते समय एक छोटी लड़की अचानक आर्यन से टकराई और फर्श पर गिर गई। आर्यन ने नीचे देखा। उसने फर्श पर बैठी एक काफी सुंदर लड़की को पाया।
इस महिला का चेहरा सुंदर है और उसके बाल 2 चोटियों में बंधे हैं। भले ही इस लड़की की छाती सपाट है, फिर भी ये अपनी सुंदरता से ढकी जा सकती है। इस सुंदर लड़की का चेहरा देखकर आर्यन को लगा जैसे उसने इस लड़की जैसा चेहरा कहीं देखा है। तुम ठीक तो हो? आर्यन ने इस लड़की को फर्श से उठने में मदद के लिए हाथ बढ़ाया। सुंदर लड़की ने आर्यन का मदद के लिए बढ़ा हाथ स्वीकार किया और फर्श से उठी। अध्याय 160 काव्या। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस सुंदर लड़की ने आर्यन को धन्यवाद दिया। क्या तुम प्रथम वर्ष की नन्ही काव्या नहीं हो? लक्ष्य शायद इस सुंदर लड़की को जानता था। क्या आप मुझे जानते हैं? काव्या ने पूछा। निश्चित रूप से मैं तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी तरह जानता हूं। लोग तुम्हें अक्सर सपाट छाती वाली लोली कहते हैं। लक्ष्य, जिसे गपशप पसंद थी, वो निश्चित रूप से काव्या को जानता था, जो एक सुंदर लोली थी। आप किसे सपाट छाती वाली लोली कह रहे हैं? मैं 14 साल की हो चुकी हूं। लक्ष्य द्वारा ये कहे जाने पर काव्या बहुत परेशान हो गई। गुस्से के कारण काव्या ने लक्ष्य के पैरों के बीच ग्रॉइन में काफी जोर से लात मारी। ओह! लक्ष्य जो हंस रहा था, उसे अचानक अपने निचले शरीर में तेज डंक जैसा दर्द महसूस हुआ। वो अपने निचले हिस्से को पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया। नन्ही काव्या ने वाकई बहुत जोर से लात मारी थी। आर्यन काव्या को लक्ष्य के निचले शरीर पर इतनी जोर से लात मारते देख थोड़ा डर गया था। काव्या ने अपना ध्यान आर्यन की ओर लगाया। मैंने आपको लड़ते हुए देखा, वो वास्तव में बहुत शानदार था। क्या मैं आपसे मार्शल आर्ट का कौशल सीख सकती हूँ? काव्या ने तुरंत वो कह दिया जो वो आर्यन से चाहती थी। तुम अचानक मुझसे मार्शल आर्ट क्यों सीखना चाहती हो? आर्यन ने पूछा। बेशक, क्योंकि मुझे मार्शल आर्ट बहुत पसंद है। जब उसने मार्शल आर्ट कहा तो नन्ही काव्या की आंखें चमकने लगीं। मार्शल आर्ट तुम्हारे जैसी छोटी लड़कियों के लिए बहुत खतरनाक है। तुम्हें मार्शल आर्ट का अभ्यास करने से पहले और अधिक परिपक्व होने का इंतजार करना होगा, आर्यन ने कहा। मैं बच्ची नहीं हूं, इस साल मैं 14 साल की हो गई हूं। काव्या ने फिर से कहा कि वो बच्ची नहीं है। आर्यन ने ठंडी आह भरी। अगर तुम बड़ा होना चाहती हो तो तुम्हें कम से कम 16-17 साल का होना चाहिए। तुम्हारे बड़े होने के लिए 2-3 साल इंतजार करो, शायद तब मैं तुम्हें प्रशिक्षित करने पर विचार करूंगा। ऐसा नहीं था कि आर्यन काव्या को प्रशिक्षित नहीं करना चाहता था। समस्या ये थी कि आर्यन अभी भी प्रिया, माधुरी और नैना को प्रशिक्षित कर रहा था। अगर इस नन्ही लोली को भी जोड़ दिया जाता तो आर्यन के लिए ये और भी असुविधाजनक होता। इसके अलावा ये सुंदर लड़की आर्यन के लिए कोई नहीं थी, तो आर्यन क्यों प्रशिक्षण देने की जहमत उठाता? चलो चलें। आर्यन ने लक्ष्य को उठने में मदद की। ऐसा लग रहा था कि लक्ष्य का निचला हिस्सा अभी भी थोड़ा दर्द कर रहा है। नन्ही लोली, बस देखते जाओ, एक दिन मैं तुम्हारी आज की हरकत का बदला लूंगा। लक्ष्य ने काव्या को धमकी दी। रहने दो, वो अभी छोटी बच्ची है, इसे दिल पर मत लो। आर्यन ने लक्ष्य से कहा कि छोटी लड़कियों के साथ व्यवहार करते समय ज्यादा गंभीर न हो। रुकिए, मैं आपसे विनती करती हूं, मुझे मार्शल आर्ट सिखाइए। काव्या हार नहीं मानना चाहती थी। आर्यन का हाथ पकड़कर उसने मार्शल आर्ट सिखाने की जिद की। छोटी लड़की, जल्दी छोड़ो, मुझे क्लास वापस जाना है। आर्यन ने इस छोटी लड़की से पीछा छुड़ाने की कोशिश की। काव्या आर्यन को छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने आर्यन की बाह को बहुत कसकर पकड़ लिया। ये देखकर आर्यन बेबस था। उसने काव्या को नजरअंदाज किया और कक्षा की ओर चल दिया। काव्या अभी भी आर्यन की बाह से मजबूती से चिपकी हुई थी। वो क्लास तक आर्यन के पीछे पीछे आई। लक्ष्य आर्यन को काव्या द्वारा कसकर लिपटे हुए देखकर हंस पड़ा। तुम कब तक मुझे पकड़े रहोगी? जल्दी अपनी क्लास वापस जाओ। जब वे क्लास जे के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो आर्यन ने छोटी लड़की काव्या को खुद को छोड़ने के लिए कहा। नहीं, जब तक आप मुझे प्रशिक्षित नहीं करेंगे, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। काव्या अभी भी अपने रुख पर अड़ी थी। वो आर्यन को तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक आर्यन उसे मार्शल आर्ट नहीं सिखाता। जो कहना है कहो। आर्यन क्लास में दाखिल हुआ। वो तुरंत प्रिया के पास गया। प्रिया ने आर्यन को आते देखा। अजीब बात यह थी कि आर्यन की बाह पर एक सुंदर छोटी लड़की थी जिसने आर्यन की बाह को बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। आर्यन, ये लड़की कौन है? प्रिया इस लड़की के बारे में जानना चाहती थी। मुझे नहीं पता। प्रिया, इस लड़की से छुटकारा पाने में मेरी मदद करो। आर्यन ने प्रिया से मदद मांगी। आर्यन ने काव्या को दूर धकेलने की कोशिश की। ये वाकई मजेदार लग रहा था। नन्ही लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? प्रिया ने उस लड़की का नाम पूछा। मैं नन्ही लड़की नहीं हूं, मैं 14 साल की हूं। अब मैं अपने पहले साल में हूं। काव्या ने प्रिया की इस बात का खंडन किया कि वो एक छोटी बच्ची है। ठीक है, मैं समझ गई। तो काव्या, तुम आर्यन से क्या चाहती हो? प्रिया ने तुरंत मुख्य समस्या पूछी। काव्या, मैं चाहती हूं कि वो मुझे मार्शल आर्ट सिखाएं। काव्या, आर्यन एक व्यस्त व्यक्ति है। क्या होगा अगर मैं ही तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाऊं? आर्यन से अलग प्रिया इसके बजाय काव्या को मार्शल आर्ट सिखाना चाहती थी। क्या ये सच है? काव्या ने तुरंत आर्यन की बाह छोड़ दी। वो प्रिया की ओर मुड़ गई।
सुंदर दीदी, क्या ये सच है कि आपके पास मार्शल आर्ट की तकनीकें हैं? काव्या ने तुरंत प्रिया से पूछा। बेशक, मैंने कुछ कौशल आर्यन से प्राप्त किए हैं। प्रिया ने काव्या को देखकर मुस्कुराया। वाह, अब से मैं आपको मास्टर बुलाऊंगी। काव्या ने प्रिया को सलाम किया। जल्दी उठो, अब तुम अपनी क्लास वापस जाओ। फिर स्कूल के बाद मुझे स्कूल के गेट पर मिलना। प्रिया ने काव्या को आदेश दिया। जी मास्टर, मैं समझ गई। काव्या तुरंत क्लास जे से बाहर निकली और अपनी क्लास में लौट आई। आर्यन को अंदाजा नहीं था कि प्रिया काव्या को इतना आज्ञाकारी बना सकती है। प्रिया, क्या तुम सचमुच उस लड़की को एक अभ्यासी बनाना चाहती हो? आर्यन ने प्रिया से पूछा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उस लड़की को केवल थोड़ा लड़ने की तकनीक सिखाऊंगी, प्रिया ने कहा। तो तुमने उस छोटी लड़की से झूठ बोला? आर्यन को नहीं लगा कि प्रिया काव्या से झूठ बोलने में इतनी अच्छी है। झूठ कौन बोल रहा है? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं काव्या को एक अभ्यासी बनाना सिखाऊंगी। मैंने केवल इतना कहा कि मैं उसे मार्शल आर्ट सिखाऊंगी। ये दो अलग अर्थों वाले शब्द थे। प्रिया ने आर्यन को अपनी बात का मतलब समझाया। खैर, जो भी कहो, महत्वपूर्ण बात यह है कि वो लड़की अब मुझे परेशान नहीं कर रही है। अब आर्यन चैन से सो सकता था। ओ भगवान, तुम इतने आलसी क्यों हो? आर्यन को वापस सोते देख प्रिया बेबस थी। आर्यन सो चुका था। उसने प्रिया की बात नहीं सुनी थी। समय बीतता गया। जब आर्यन सोकर उठा तो देर हो गई थी। स्कूल से घर जाने का समय हो गया था। आखिरकार घर जाने का समय आ गया। आर्यन घर लौटने का इंतजार नहीं कर सकता था। पति, क्या रीना दीदी ने आपको उनके कमरे में जाने के लिए नहीं कहा था? प्रिया ने आर्यन को शिक्षिका रीना के कमरे में जाने की याद दिलाई। खैर, मुझे पता है, ऐसा लगता है कि मुझे शिक्षिका रीना से लेक्चर मिलेगा। खिखियाते हुए प्रिया खिलखिलाकर हंसी। मैं स्कूल के गेट पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। प्रिया ने बैग उठाया और पहले चली गई। आर्यन शिक्षिका रीना के ऑफिस गया। स्कूल का रास्ता बहुत शांत था। ऐसा लग रहा था कि सभी छात्र जल्दी चले गए थे। कुछ ही क्षणों बाद आर्यन शिक्षिका रीना के कमरे के सामने पहुंचा। जब आर्यन दरवाजा खोलने ही वाला था तो उसे अंदर से शिक्षिका रीना के कराहने की आवाज सुनाई दी। अध्याय 161 रीना पर एक नज़र। ये कराहने की आवाज बहुत तेज नहीं थी। अगर आर्यन एक अभ्यासी कल्टीवेटर नहीं होता तो शायद वो ये आवाज नहीं सुन पाता। आर्यन शिक्षिका रीना के कमरे के अंदर से कराहने की आवाज सुनकर काफी हैरान था। आखिर शिक्षिका रीना क्या कर रही थीं? उत्सुकतावश आर्यन अंदर देखना चाहता था, लेकिन ये दरवाजा बंद था। आर्यन को इस दरवाजे को जबरदस्ती खोलने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करना पड़ा। आर्यन ने दरवाजे के छेद को थोड़ा खोला। उसने झांक कर देखा कि रीना के कमरे में क्या था। जब उसने अंदर देखा तो वो बहुत हैरान रह गया। इस समय शिक्षिका रीना खुद को आनंद दे रही थीं। जब रीना का सूट ऊपर की ओर चढ़ा हुआ था, एक बैंगनी रंग की चोली रीना के दो पहाड़ों को लपेटे हुए थी। रीना के वे दोनों शिखर काफी अच्छी तरह विकसित थे। वर्तमान में रीना ने एक हाथ से एक शिखर को पकड़ रखा था और दूसरा हाथ उस समय नीचे के हिस्से के साथ खेल रहा था। मेज की वजह से आर्यन ये नहीं देख सका कि मेज के नीचे रीना का दूसरा हाथ क्या कर रहा था। निश्चित रूप से रीना का हाथ उनके निजी अंग पर खेल रहा था। रीना, जो आमतौर पर काफी गर्वित दिखती थीं, अब एक कामुक महिला की तरह दिख रही थीं। आह! रीना फिर से कराह उठीं। उन्हें अपने शरीर को छूने पर एक असाधारण सनसनी महसूस हो रही थी। रीना को नहीं पता था कि वो ऐसी कब बन गईं। उन्हें एक जुनून वाली महिला जैसा महसूस हो रहा था। एक अकेली वयस्क महिला के रूप में रीना अक्सर अपने लिए एक पुरुष खोजने का विचार बनाती थीं, लेकिन रीना को वास्तव में किसी पुरुष के साथ घनिष्ठ संबंध रखना पसंद नहीं था। वो सब तब बदल गया जब रीना की मुलाकात आर्यन से हुई। आर्यन उन्हें स्त्री पुरुष के प्रेम संबंधों की ओर आकर्षित करने में सक्षम था। बड़े अफसोस की बात थी कि आर्यन उनका अपना छात्र था। ऐसा रिश्ता रीना के लिए स्वीकार्य नहीं होता। इसके अलावा आर्यन के पास पहले से ही एक महिला थी जिसका नाम प्रिया था। रीना प्रिया को अपनी छोटी बहन की तरह मानती थीं। ऐसी कोई संभावना नहीं थी कि रीना उनके रिश्ते को नुकसान पहुंचाएंगी। रीना को उस रात जो हुआ था वो याद आने लगा। उन्होंने देखा था कि आर्यन की वो बड़ी चीज प्रिया के मुंह के अंदर बार बार जा रही थी। कैसा लगेगा अगर वही चीज उनके शरीर में प्रवेश करे? क्या दर्द होगा या सुखद? रीना ने वयस्क संबंधों का वर्णन करने वाली एक पुस्तक पढ़ी थी। उस पुस्तक में लिखा था कि पुरुषों की वो चीज जितनी बड़ी होगी, महिलाओं के लिए स्वाद उतना ही आनंददायक होगा। हे भगवान, मैं ऐसी क्यों हो गई? क्या मैं एक कामुक महिला बन गई हूं? रीना खुद से थोड़ी उलझन में होने लगी। आह 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 आह, मुझे वो बड़ी चीज चाहिए, रीना बड़बड़ाने लगी। उनके हाथ उनके अपने शरीर के अंगों के साथ बहुत जोर शोर से खेल रहे थे। आर्यन जो छोटे छेद से झांक रहा था, उसके मुंह से लार टपकने लगी।
उसे अंदाजा नहीं था कि आमतौर पर गर्वित रहने वाली रीना का ऐसा कामुक पक्ष भी होगा। ये देखकर आर्यन का छोटा भाई भी उठने और बढ़ने लगा। आह आह आह, आर्यन, तुम्हारी शिक्षिका को तुम्हारी वो बड़ी चीज चाहिए। रीना ने अचानक आर्यन का नाम पुकारा। आर्यन को उम्मीद नहीं थी कि रीना की कल्पनाओं का पात्र वो होगा। क्या उन्होंने मुझे उन्हें जीतने का संकेत नहीं दिया? क्या मुझे अंदर जाकर तुरंत शिक्षिका रीना को आनंद देना चाहिए? आर्यन के हृदय में एक विचार आया, कुछ बाहर आने वाला है। रीना को लगा कि वो चरम सीमा के कगार पर हैं। आह! रीना आखिरकार चरमोत्कर्ष पर पहुंच गईं। चरमोत्कर्ष के बाद रीना का शरीर कुर्सी के सहारे टिक गया। उनका शरीर अभी भी थोड़ा कांप रहा था, क्योंकि वो अभी-अभी शिखर पर पहुंची थीं। आर्यन अब रीना जैसी महिला को इस तरह खुद को दिलासा देते हुए और बर्दाश्त नहीं कर सका। क्लिक! आर्यन ने शिक्षिका रीना के कमरे का दरवाजा खोल दिया। आराम कर रही रीना अपने ऑफिस में किसी के आने की आवाज सुनकर हैरान हो गईं। वो कौन है? रीना ने पूछा। शिक्षिका, ये मैं हूं, आर्यन। रीना ने आर्यन को जवाब दिया। आर्यन, तुम यहां मेरे स्थान पर क्या कर रहे हो? रीना ने घबराहट में अपने कपड़े ठीक करने की कोशिश की। क्या बात है शिक्षिका रीना, क्या आपको याद नहीं कि आपने ही मुझे अभी बुलाया था? आर्यन रीना को देखकर मुस्कुराया। आर्यन, तुम यहां कितनी देर से हो? लाल चेहरे के साथ रीना ने आर्यन से पूछा। काफी देर से, आर्यन ने ईमानदारी से जवाब दिया। आह, ऐसा नहीं हो सकता। रीना को उम्मीद नहीं थी कि आर्यन उन्हें ऐसा देखते हुए पाएंगे। अब रीना को क्या करना था? सब कुछ आर्यन के द्वारा देख लिया गया था। अब वो आर्यन की नज़रों में एक चरित्रहीन महिला के रूप में देखी जाएंगी। आर्यन ने दरवाज़ा बंद किया और रीना की ओर चल दिया। जब आर्यन उनकी ओर आया तो रीना का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। रीना का चेहरा शर्म से बहुत लाल हो गया था, क्योंकि उन्होंने अभी-अभी जो आर्यन के द्वारा देखा गया था उसे याद किया तो रीना को मरने जैसा महसूस हुआ। आर्यन रीना के पास खड़ा हुआ। उसने रीना के शरीर को काफी आसानी से ऊपर उठा लिया। आर्यन, तुम क्या करना चाहते हो? जल्दी मुझे छोड़ो। रीना ने विरोध करने की कोशिश की जब आर्यन ने उनका शरीर उठाया। आर्यन ने रीना को छूटने नहीं दिया। वो रीना की कुर्सी पर बैठ गया और रीना को अपनी जांघ पर बिठा लिया। शिक्षिका रीना, आप बहुत सुगंधित हैं। आर्यन ने रीना के बहुत सुगंधित शरीर को सूंघा। रीना ने लड़ना बंद कर दिया। उन्हें अपना शरीर मुलायम महसूस होने लगा। रीना अपनी नितंबों पर एक बहुत बड़ी, सख्त और गर्म चीज बेईमानी से चुभती हुई महसूस कर सकती थीं। वो जानती थीं कि ये चीज क्या थी। ये निश्चित रूप से वो भाई था जो पूरी तरह से सख्त हो गया था। आर्यन, कृपया शिक्षिका को जाने दो। शिक्षिका को असहज महसूस हो रहा है। रीना ने आर्यन से उन्हें छोड़ने की भीख मांगी। नहीं शिक्षिका, क्या आपने नहीं कहा था कि आपको मेरी वो बड़ी चीज चाहिए? अब मुझे वो चीज आपको देने दें। आर्यन ने रीना के कान में फुसफुसाया। फुसफुसाते हुए आर्यन रीना के नितंबों पर अपना सामान रगड़ना नहीं भूला। रीना इस तरह की उत्तेजना को बर्दाश्त नहीं कर सकीं। उन्हें महसूस हुआ कि उनका शरीर बहुत गर्म और असहज है, जैसे कि हजारों कीड़े उनके पूरे शरीर में फैल गए हों। उन्होंने नहीं सोचा था कि आर्यन इतना बहादुर होगा। मुझे क्या करना चाहिए? क्या आज मेरे अपने ही छात्र के द्वारा मेरा काम तमाम कर दिया जाएगा? रीना का दिमाग बहुत तेजी से चलने लगा। पीछे से आर्यन ने रीना की सुंदर गर्दन की सराहना की। क्योंकि रीना के बाल बंधे हुए थे, उनकी गर्दन आर्यन को साफ दिखाई दे रही थी। ये बहुत उत्तेजक लग रहा था। आर्यन ने अपनी जीभ बाहर निकाली और रीना की गर्दन के पिछले हिस्से को चाटा। आह! आर्यन, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? रीना को गुदगुदी हुई जब आर्यन ने उनके शरीर को चाटा। बेशक, मैं शिक्षिका को खुश करना चाहता हूं। आर्यन रीना को छेड़ने में और भी निडर हो गया। शिक्षिका रीना, कृपया रुक जाएं। अगर आप ऐसा करती रहीं तो शिक्षिका इसे और नहीं रोक पाएंगी। रीना ने आर्यन को रुकने के लिए कहा, वरना वो होश खो देंगी और आर्यन के साथ ये कर बैठेंगी। शिक्षिका रीना, आपको इसे सहने की जरूरत नहीं है। बस अपने मन के सारे बोझ छोड़ दें। आर्यन ने रीना से इसका आनंद लेने के लिए कहा। आर्यन की आवाज किसी शैतान की फुसफुसाहट की तरह थी, जो उनकी आत्मा को खाना चाहता था। आर्यन ने रीना की यादों को झंझोड़ दिया। रीना का शरीर हिल गया जब आर्यन ने उनके कान को काटा। वास्तव में आर्यन शिक्षिका रीना के शरीर को खुश करने में बहुत कुशल था। आर्यन के हाथ शिक्षिका रीना की छाती की ओर भी गिरने लगे। अध्याय 162 रीना का वादा। रीना ने महसूस किया कि आर्यन के हाथ नीचे जाने लगे हैं और उसके पहाड़ों के शिखरों को छू रहे हैं। आर्यन ने रीना के उन दोनों शिखरों को भींचना शुरू कर दिया। आर्यन ने अपने हाथों की तकनीक दिखानी शुरू की। आह! आर्यन, मत करो। रीना बहुत ही सुंदर तरीके से कराह उठी। शिक्षिका, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों चीजें इतनी कोमल होंगी। आर्यन ने उन्हें और जोर से भींचा। आह!
रीना को बहुत सुखद महसूस हुआ। आर्यन के हाथों की क्षमता वास्तव में असाधारण थी। आर्यन ने रीना की कमीज को ऊपर की ओर चढ़ाया और फिर रीना की चोली यानी ब्रा हटा दी। इस तरह आर्यन रीना के पहाड़ों के शिखरों को सीधे छू सकता था। रीना ने आर्यन का हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन आर्यन इस बेहद सुखद चीज को कैसे छोड़ना चाहता। आर्यन का हाथ बहुत मजबूत था, रीना उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। ये इतना मजेदार कैसे हो सकता है। आर्यन का स्पर्श वास्तव में बहुत ही लजीज था। रीना को लगा कि उनका विवेक गायब होने लगा है। रीना को वासना में गिरते देख आर्यन और भी निडर हो गया। उसने रीना की छोटी स्कर्ट ऊपर चढ़ा दी। ये पहली बार था जब रीना में 20 सेंटीमीटर की स्कर्ट पहनी थी। आमतौर पर रीना 30 सेंटीमीटर लंबी स्कर्ट पहनती थी। इस छोटी स्कर्ट में रीना एक बहुत ही कामुक शिक्षिका लग रही थी। अगर रीना फ्रेम वाला चश्मा पहनती तो वो इससे भी कहीं ज्यादा कामुक लगती। आर्यन, मैं तुमसे विनती करती हूं कि इसे रोक दो, शिक्षिका ये नहीं करना चाहती। रीना ने आर्यन से ऐसा कुछ न करने को कहा। रीना को अभी भी थोड़ा इनकार करते देख आर्यन थोड़ा निराश हुआ। उसने रीना का शरीर घुमाया। अब दोनों आमने सामने थे। रीना की हिम्मत आर्यन के चेहरे की ओर देखने की नहीं हुई। उन्होंने अपनी आंखें दूसरी तरफ घुमा ली। जब रीना ने उनकी नज़र से कतराया तो आर्यन को दुख हुआ। उसने रीना का चेहरा पकड़ लिया ताकि वो फिर से भाग न सकें। उसने गंभीर चेहरे के साथ रीना की ओर देखा। शिक्षिका रीना, कृपया मेरी आंखों में देखें। मुझे बताएं कि आप मुझे पसंद करती हैं या नहीं। अगर नहीं तो मैं इस जीवन में फिर कभी शिक्षिका को परेशान नहीं करूंगा। यह सुनकर रीना का शरीर कांप उठा। आर्यन ने इस बार उन्हें कोने में खड़ा कर दिया था। उन्हें एक सही फैसला लेना ही था। अगर रीना कहती कि वो आर्यन को नापसंद करती हैं तो शायद आर्यन उन्हें नज़रअंदाज कर देता, लेकिन अगर वो कहती कि वो आर्यन को पसंद करती हैं तो वो अब शिक्षिका कहलाने के लायक नहीं रहती। रीना का दिमाग बहुत अस्त व्यस्त था। वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। शिक्षिका, जल्दी मुझे बताएं। आर्यन रीना के जवाब का इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ। क्या अब तुम संतुष्ट हो? रीना ने अपना सिर आर्यन की छाती में छिपा लिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो अपने ही छात्र से ऐसी बात कहेंगी। बार बार विचार करने के बाद आखिरकार रीना ने अपने अंतर्मन की बात मान ली। आर्यन वो व्यक्ति था जो रीना से ये सुनकर सबसे ज्यादा खुश था। आखिरकार आर्यन को वो उत्तर मिल गया जो वो चाहता था। शिक्षिका रीना, मैं भी आपसे प्यार करता हूं। आर्यन ने रीना के शरीर को बहुत कसकर गले लगा लिया। आर्यन की बात सुनकर रीना का दिल बाग बाग हो गया। उन्हें आर्यन की बाहों में बहुत खुशी महसूस हुई। ये बहुत आरामदायक और गर्म था। रीना को एहसास नहीं हुआ कि इस समय उनके दो कोमल पर्वत शिखर आर्यन की छाती को बहुत कसकर दबा रहे थे। रीना के उन दोनों चीज़ों का एहसास असाधारण था। आर्यन ने रीना की ठुड्डी पकड़ी। उसने रीना के चेरी जैसे होंठ देखे। आर्यन ने अपने होंठ करीब लाए और रीना को चूम लिया। जब आर्यन ने उनके होंठों को चूमा तो रीना थोड़ी सिहर उठी। ये पहली बार था जब रीना ने किसी पुरुष को चूमा था, और वो पुरुष अभी भी उनका अपना छात्र था। रीना ने आर्यन के चुंबन का आनंद लिया। एक चुंबन का एहसास बहुत महान था, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। आर्यन ने अपनी जीभ रीना के मुंह में डालने की कोशिश की। आर्यन को अपने मुंह में घुसने की कोशिश करते देख रीना ने अपने दांत बहुत कसकर भींच लिए। उन्होंने अपना सिर हिलाकर आर्यन की हरकत को मना किया। अपना रास्ता रीना के दांतों से बंद देख आर्यन ने अपना तरीका अपनाया। उसने रीना के नथुने बंद कर दिए। क्योंकि नथुने आर्यन के द्वारा बंद कर दिए गए थे, रीना को सांस लेने में कठिनाई हुई। उन्होंने सांस लेने के लिए अपना मुंह खोला। ये आर्यन का मौका था। उसने तुरंत रीना को चूमा और अपनी जीभ रीना के मुंह में डाल दी। रीना इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उन्होंने तुरंत फिर से अपने दांत काट लिए। शिक्षिका रीना, मेरी जीभ मत काटिए। आर्यन ने रीना से अपनी पकड़ ढीली करने की भीख मांगी। रीना को आर्यन की जीभ काटने पर पछतावा हुआ। उन्होंने अपने दांत ढीले करने शुरू किए। आर्यन खुश था कि रीना उनकी बात सुनना चाहती थी। उसने तुरंत रीना की जीभ को अपने जाल में फंसा लिया। शुरुआत में रीना को ये पसंद नहीं आया, लेकिन लंबे समय तक ये उन्हें लत जैसा महसूस होने लगा। वो आर्यन के साथ सहयोग करने लगीं। उन दोनों ने वयस्कों की तरह जुनून के साथ चुंबन किया। आर्यन के थोड़े मार्गदर्शन के साथ रीना चुंबन में बहुत माहिर हो गईं। चुंबन से काफी संतुष्ट होने के बाद आखिरकार आर्यन रीना को छोड़ना चाहता। शिक्षिका रीना, क्या आप मेरी महिला बनेंगी? आर्यन ने रीना के सामने प्रस्ताव रखा। आर्यन, शिक्षिका बेशक चाहती हैं, लेकिन हमारी समस्या प्रिया के साथ नाइंसाफी होगी। रीना को अभी भी प्रिया याद थी। अगर वो आर्यन को अपना लेती तो क्या ये प्रिया के साथ नाइंसाफी नहीं होता? शिक्षिका, आपको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रिया निश्चित रूप से हमारे रिश्ते को स्वीकार करेगी। आर्यन ने रीना से इस बारे में ज्यादा चिंता करने को नहीं कहा। यह कैसे संभव है?
अगर प्रिया को इसके बारे में पता चला तो वो हमसे हमेशा के लिए नफरत करेगी। रीना को डर था कि अगर प्रिया को ये पता चला तो वो दोनों से नफरत करेगी। शिक्षिका, मैं आपसे ईमानदार रहूंगा। वास्तव में प्रिया अक्सर मुझे आपको पाने के लिए प्रोत्साहित करती है। उसने कहा कि वो जीवन भर के लिए आपकी बहन बनना चाहती है। आर्यन ने रीना को सच बताया। ये कैसे मुमकिन है? आर्यन, क्या तुम मुझे ठगने की कोशिश कर रहे हो? रीना को मुश्किल से विश्वास हुआ। प्रिया ने आर्यन को उन्हें खोजने के लिए प्रोत्साहित किया। ये सच था या झूठ, रीना नहीं जानती थी। मैं सच कह रहा हूं। अगर शिक्षिका को विश्वास नहीं है तो आप खुद प्रिया से क्यों नहीं पूछ लेती? आर्यन ने रीना के दोनों पहाड़ों के साथ खेलना शुरू कर दिया। ये अगर सच है तो मैं खुश हूं। रीना को खुशी हुई अगर आर्यन की बात सच थी। अब उनके और आर्यन के रिश्ते के बीच कोई बाधा नहीं रही। रीना की नज़र आर्यन पर बहुत कोमल हो गई। ऐसा लग रहा था कि रीना आर्यन को पूरी तरह से स्वीकार करने लगी हैं। खटखट खटखट, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। शिक्षिका रीना, क्या आप अंदर हैं? किसी ने पुकारा। रीना घबराहट में आर्यन से अलग होने की कोशिश कर रही थी। उन्हें अलग होने में कठिनाई हो रही थी क्योंकि आर्यन ने उनकी कमर काफ़ी मजबूती से पकड़ रखी थी। आर्यन, प्लीज़ मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, रीना ने आर्यन से विनती की। चूंकि रीना की विनती बहुत सच्ची थी, आर्यन ने उन्हें छोड़ दिया। रीना ने तुरंत अपने कपड़े और स्कर्ट ठीक किए और अपने बालों को सलीके से संवारा। वो दरवाजे पर गईं कि देखने की बाहर कौन है। दरवाज़ा खुलने के बाद एक मध्यम वर्गीय महिला रीना के दरवाजे के सामने खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि उस महिला को रीना से कुछ काम था। शिक्षिका रीना, शिक्षकों की बैठक जल्द ही शुरू होने वाली है। हर कोई आपके आने का इंतजार कर रहा है। पता चला कि ये महिला शिक्षिका रीना को बैठक के बारे में बताने आई थी। रीना लगभग भूल ही गई थी कि आज स्कूल के शिक्षकों की बैठक है। ठीक है, मैं जल्द ही वहां पहुंच जाऊंगी। रीना ने तुरंत बैठक स्थल पर जाने का वादा किया। जवाब मिलने के बाद वो महिला रीना के कमरे के सामने से चली गई। रीना ने दरवाज़ा बंद किया और आर्यन के पास वापस आई। शिक्षिका, क्या बात है? आर्यन ने पूछा। वास्तव में आर्यन उनकी बातचीत सुन चुका था। वो जानना चाहता था कि रीना बैठक में जाएंगी या नहीं। आर्यन, मुझे एक बैठक में जाना है। मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। रीना बेबस थीं। ऐसा लग रहा था कि उन्हें कुछ समय के लिए आर्यन की होने से रुकना होगा। ये सुनकर आर्यन थोड़ा निराश हुआ। आर्यन को निराश देख रीना को दुख हुआ। आर्यन, शिक्षिका ने तुम्हें वो देने का वादा किया है, लेकिन अभी नहीं। शिक्षिका अभी तैयार नहीं है। रीना ने आर्यन को अपनी कौमार्यता का वादा किया। ठीक है, मैं समझता हूं, लेकिन आपको वादा करना होगा कि अब से आप मेरी महिला हैं। कोई भी आपको मुझसे छीन नहीं सकता। आर्यन खड़ा हुआ और उसने रीना को गले लगा लिया। रीना ने आर्यन की बात पर सिर हिलाया। आर्यन रीना को सिर हिलाते देख संतुष्ट था। शिक्षिका, अपनी सच्चाई के प्रमाण के रूप में आप मुझे एक चुंबन क्यों नहीं देती? आर्यन उन पर रीना की सच्चाई देखना चाहता था। नफरत है तुमसे। तुम अभी भी शिक्षिका पर शक कर रहे हो। रीना संतुष्ट नहीं थी जब आर्यन ने उनके प्यार पर शक किया। शिक्षिका, मेरा वो मतलब नहीं था। वास्तव में मैं बस चाहता हूं कि आप मुझे चूम लें। आर्यन ने समझाने की कोशिश की। मैं समझ गई। रीना अपने पंजों के बल खड़ी हुई और आर्यन के होठों को चूम लिया। दोनों फिर से जुनून के साथ चुंबन करने लगे। काफी संतुष्ट होने के बाद आखिरकार रीना ने अपने होंठ फटा लिए। आर्यन, मुझे जाना होगा। रीना ने अपना बैग लिया और शर्माते हुए कमरे से बाहर निकल गईं। आर्यन ने रीना को जाते हुए देखा। वो रीना का दिल जीतकर काफी खुश था। जहां तक रीना के शरीर को पाने की बात थी, वो बाद में किया जा सकता था। अध्याय 163। कविता अपनी छोटी बहन को ढूंढ रही है। चूंकि अब यहां उसका कोई काम नहीं था, आर्यन ने रीना के कमरे से निकलने का फैसला किया। आर्यन तुरंत प्रिया से मिलने के लिए स्कूल के गेट पर गया। जब आर्यन स्कूल के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो उसे प्रिया कहीं नहीं मिली। आर्यन ने प्रिया का पता लगाने के लिए अपनी आत्मिक समझ स्पिरिट सेंस का उपयोग किया। पता चला कि प्रिया इस समय स्कूल के हॉल में थी। प्रिया वर्तमान में काव्या के साथ है। ऐसा लगता है कि प्रिया काव्या को मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दे रही है। आर्यन, क्या वो तुम हो? किसी ने उसका नाम पुकारा। आर्यन ने तुरंत बगल में देखा। उसने कविता को सड़क के पास खड़ा देखा। कविता ने आज हल्के नीले रंग की कमीज पहनी है। इस सूट को पहनकर कविता अपने शरीर को उभार रही है, जो बहुत अच्छी तरह से विकसित हुआ है। कविता का शरीर वास्तव में सभी पुरुषों की रुचि को आकर्षित कर सकता है। विशेष रूप से कविता का चेहरा भी सुंदर है। 35 साल की उम्र में झुर्रियों का कोई निशान नहीं दिखता है। ऐसा लगता है कि कविता ने अपने शरीर की बहुत अच्छी देखभाल की है। सुश्री कविता, आप इस स्कूल में क्या कर रही हैं? आर्यन ने पूछा कि कविता ऐसी जगह पर क्यों थी। तुम्हें बहुत औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे बस कविता कह सकते हो। आर्यन द्वारा सुश्री बुलाए जाने पर कविता असहज थी।
लगभग 35 वर्ष की आयु के साथ वो अब सुश्री कहलाने के योग्य नहीं थी। मैं अपनी छोटी बहन को लेने आई हूँ, वो आमतौर पर मुझे इस तरह नज़रअंदाज नहीं करती। कविता थोड़ी चिंतित लग रही है क्योंकि उसकी बहन से बिल्कुल भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। कविता ने अपनी बहन के छात्रावास डॉर्मेट्री की भी जांच की। छात्रावास में कविता को अपनी बहन का पता नहीं चला। कविता को डर था कि उसकी बहन के साथ कुछ न हो जाए। कविता, क्या मैं आपकी बहन का नाम जान सकता हूं? आर्यन जानना चाहता है कि कविता की बहन कौन है। मेरी बहन का नाम काव्या है, कविता ने अपनी बहन का नाम बताया। ओह, लगता है मुझे पता है कि आपकी छोटी बहन कहाँ है, मेरे साथ आइए। आर्यन कविता को काव्या का ठिकाना बताना चाहता था। कविता आर्यन के पीछे पीछे चली। आर्यन कविता को स्कूल के हॉल में ले आया जहां काव्या और प्रिया मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रही थीं। प्रिया को लड़ाई के बुनियादी आंदोलनों को सिखाते हुए देखा गया। काव्या, तुम तुरंत स्कूल के गेट पर मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? कविता ने काव्या को डांटा। काव्या ने प्रशिक्षण रोक दिया, फिर उसने पीछे मुड़कर देखा। उसने अपनी बहन को देखा जो वर्तमान में गुस्से वाली मुद्रा बना रही थी। दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? काव्या ने तुरंत पूछा कि उसकी बहन अचानक स्कूल क्यों आई। तुम अभी भी पूछ रही हो? क्या मैंने तुम्हें कल रात संदेश नहीं दिया था कि मैं तुम्हें घर लेने आऊंगी? क्या तुमने मेरा भेजा हुआ संदेश नहीं पढ़ा? कविता नन्ही लड़की काव्या पर और भी भयानक लग रही थी। काव्या का शरीर थोड़ा सिकुड़ गया। कविता के डांटने पर वो काफी डर गई थी। काव्या, वास्तव में तुम ऐसी जगह पर क्या कर रही हो? कविता ने पूछा कि प्रिया के साथ मिलकर काव्या द्वारा क्या किया जा रहा था। दरअसल प्रिया दीदी मुझे मार्शल आर्ट सिखा रही हैं। काव्या ने तुरंत अपनी बहन को बताया कि वो अब मार्शल आर्ट का अभ्यास शुरू कर रही है। मार्शल आर्ट? काव्या, ये मत कहना कि तुमने किसी को ऐसी चीजें सिखाने के लिए मजबूर किया है। कविता अपनी बहन के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से जानती है। अगर काव्या किसी को लड़ने में कुशल देखती थी तो निश्चित रूप से वो तुरंत उस व्यक्ति से उसे मार्शल आर्ट सिखाने के लिए कहती थी। कविता काव्या के शौक के प्रति बेबस है। एक महिला के रूप में काव्या को ऐसा शौक क्यों रखना पड़ता है? क्या ऐसा कोई सामान्य शौक नहीं है जो काव्या कर सके? कविता ने काव्या को एक छात्रावास में रखा ताकि वो अपने अजीब शौक को भूल जाए, लेकिन कुछ महीनों के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं आया। सौभाग्य से काव्या की रूममेट उसके अजीब शौक को स्वीकार करने में सक्षम थी। यदि नहीं तो कविता नहीं जानती थी कि उसे इस छोटी बहन के साथ क्या करना चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल भी मजबूर नहीं कर रही हूँ। प्रिया दीदी खुद स्वेच्छा से मुझे प्रशिक्षित करना चाहती हैं। काव्या ने कविता की बातों का खंडन किया। झूठ बोल रही है। क्या तुमने किसी को तुम्हें प्रशिक्षित करने के लिए मजबूर नहीं किया? आर्यन ने बीच में टोका। तुम? काव्या ने थोड़ी शत्रुता के साथ आर्यन की ओर इशारा किया। कविता का अनुमान सही लग रहा है। उसे तुरंत काव्या को घर ले जाना चाहिए ताकि वो प्रिया और आर्यन को परेशान ना करे। चलो घर चलते हैं। कविता ने काव्या का कान खींचा और उसे ले जाने के लिए तैयार हो गई। आर्यन, प्रिया, क्षमा करें कि मेरी छोटी बहन ने आप दोनों को परेशान किया। कविता ने आर्यन और प्रिया से माफी मांगी क्योंकि काव्या की हरकतों के कारण उन दोनों को असुविधा हुई थी। दीदी, मेरी गलती नहीं है, जल्दी मुझे छोड़ो। काव्या ने कविता से छूटने की कोशिश की। कविता ने काव्या को भागने नहीं दिया। उसने काव्या का हाथ पकड़ रखा था ताकि वो बच न सके। कविता काव्या को स्कूल के प्रवेश द्वार की ओर ले गई। फुच्ची! प्रिया और आर्यन दोनों ये देखकर हंस रहे थे। मुझे नहीं लगा था कि काव्या कविता की छोटी बहन है। प्रिया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैंने काव्या जैसा चेहरा कहीं देखा है। पता चला कि काव्या और कविता एक ही परिवार के थे। आर्यन, चलो वापस चलते हैं। प्रिया ने आर्यन को घर चलने का न्योता दिया। ठीक है, चलो घर चलते हैं। आर्यन ने सिर हिलाया और प्रिया को अपनी कार की ओर ले गया। आर्यन अपनी कार चलाकर दादाजी विजय के निवास पर गया। उसे अभी भी नैना को लेना था जो दादाजी विजय के घर पर थी। इस समय दादाजी विजय के निवास के सामने सैकड़ों सैनिकों को सतर्क कर दिया गया था। ये नैना की सुरक्षा के लिए किया गया था जो गेट पर थी। अगर नैना को कुछ हो जाता तो निश्चित रूप से विजय को दोषी ठहराया जाता। इसीलिए विजय ने 100 सैनिकों को आदेश दिया था जो ड्यूटी पर नहीं थे कि वो नैना को जान के खतरे से बचाएं। नैना आर्यन के आने का इंतजार कर रही थी। दादाजी विजय के कहे अनुसार आर्यन को पहले ही घर चले जाना चाहिए था। अब तक आर्यन उसे लेने नहीं आया था। अंत में काफी देर इंतजार करने के बाद नैना ने आर्यन की कार को देखा। आर्यन तुरंत नैना के सामने रुका। आर्यन ने दरवाजा खोला ताकि नैना अंदर आ सके। नैना तुरंत कार में बैठ गई। नैना, क्या तुम बहुत देर से इंतजार कर रही हो? आर्यन ने पूछा। आप लोग आखिर कहाँ थे? नैना ने आर्यन से शिकायत की। माफ करना, स्कूल में थोड़ी समस्या थी इसलिए हमें थोड़ा और रुकना पड़ा। आर्यन ने नैना को लेने में बहुत देर होने के लिए माफी मांगी। इसे भूल जाओ, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। चलो तुम्हारे घर चलते हैं। नैना आर्यन के घर जाने के लिए बेताब लग रही थी। नैना आर्यन की अन्य 2 महिलाओं के बारे में बहुत उत्सुक थी। नैना वास्तव में आशा करती थी कि आर्यन की अन्य 2 महिलाएं प्रिया की तरह घुल मिल सकें। ठीक है,
चलो घर चलते हैं। आर्यन ने एक्सीलरेटर दबाया और सैन्य जिले से बाहर निकल गया। विजय द्वारा तैनात सेना ने राहत की सांस ली कि उनका काम खत्म हो गया। वे बहुत तनाव में थे क्योंकि उन्हें एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति की रक्षा करनी थी। अगर नैना को कुछ हो जाता तो उनके करियर यहीं खत्म हो जाते। अध्याय 164। माधुरी की कंपनी में समस्या आ रही है। आर्यन अपनी विला की ओर गाड़ी चलाकर ले गया। प्रिया और नैना उन चीज़ों के बारे में बात कर रही थीं जो उन दोनों को पसंद थीं। वे दोनों उन विषयों पर चर्चा कर रही थीं जो महिलाओं को पसंद आते हैं। आर्यन केवल बगल से उन दोनों लड़कियों की बातचीत सुन रहा था। 20 मिनट के बाद आर्यन गोल्डन ईगल जिले में पहुंचा। आर्यन तुरंत अपने निवास स्थान की ओर बढ़ा। जब आर्यन विला के आंगन में गाड़ी चला रहा था, उसने परी को बगीचे में एक सुंदर फूल को पानी देते हुए देखा। परी के बगल में मीनल थी, जो वर्तमान में इस फूल की सुंदरता की सराहना कर रही थी। आर्यन को याद नहीं था कि इस विला के आंगन में फूल थे। ऐसा लगता है कि ये सुंदर फूल परी और मीनल द्वारा लगाया गया था। आर्यन की कार को आते देख मीनल तुरंत मुड़ी। वो आर्यन का स्वागत करना चाहती थी। दूसरी ओर परी ने भी पौधों को पानी देना बंद कर दिया। परी इस विला में काम करते हुए बहुत खुश दिख रही है। न केवल कार्यस्थल आरामदायक है, बल्कि इस विला के लोग भी उसके प्रति बहुत दयालु हैं। परी ऐसी जगह पर काम करने में सक्षम होने के लिए खुद को भाग्यशाली मानती है। कार खड़ी करने के बाद आर्यन, प्रिया और नैना तुरंत कार से बाहर निकले। पति आर्यन भैया, आपका स्वागत है। मीनल और परी ने एक साथ आर्यन के आने का स्वागत किया। हम वापस आ गए हैं, आर्यन ने मीनल और परी को जवाब दिया। मीनल ने देखा कि आर्यन के पीछे एक अतिरिक्त सुंदर और ग्लैमरस महिला चल रही थी। वो अभी तक नहीं जानती थी कि ये ग्लैमरस महिला कौन थी। पति, ये कौन है? मीनल ने पूछा कि ये ग्लैमरस महिला कौन थी। ओह, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ, ये तुम्हारी नई बहन है। आर्यन ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि अचानक नैना आगे आ गई। नमस्ते, मैं नैना हूँ। सुंदर बहन, आपसे मिलकर खुशी हुई। नैना ने तुरंत मीनल से अपना परिचय दिया। वो आर्यन की दूसरी पत्नी के सामने अच्छा दिखना चाहती थी। क्योंकि सभी महिलाएं आर्यन के साथ रहने के लिए सहमत हो गई थीं, इसलिए उन्हें एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहना था। मैं मीनल हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मीनल ने मुस्कुराहट के साथ नैना का स्वागत किया। वर्तमान में मीनल ने अपना असली रूप नहीं धारण किया है। वो न्यूवा रिंग से अपना रूप छिपा रही है। आर्यन, प्रिया, माधुरी और अवनी के अलावा कोई भी उसका असली रूप नहीं देख सकता था। नैना आर्यन की दूसरी पत्नी को देखकर खुश थी, जो उसके प्रति बहुत मिलनसार थी। नैना में बगल में देखा, वहां मीनल के पीछे गुड़िया जैसी एक सुंदर और प्यारी महिला भी खड़ी थी। शायद ये आर्यन की एक और महिला थी। क्या आप भी आर्यन की पत्नी हैं? आपका नाम क्या है? नैना गुड़िया जैसी प्यारी परी से परिचित होना चाहती थी। ये सुनकर परी का चेहरा तुरंत लाल हो गया। नहीं, मैं आर्यन भैया की पत्नी नहीं हूं। मैं इस घर में केवल एक नौकरानी हूं। परी हकलाते हुए नैना को समझाने की कोशिश करने लगी। ओह, माफ करना, मुझे लगा कि तुम भी आर्यन की एक महिला हो। नैना ने परी को आर्यन की महिला समझने की गलती के लिए माफी मांगी। हो सकता है कि अभी वो आर्यन की महिला न हो, लेकिन एक दिन ऐसा हो सकता है, प्रिया ने चिढ़ाते हुए हंसकर कहा। परी का चेहरा और भी गर्म हो गया। परी ने केवल अपना सिर नीचे झुकाने की हिम्मत की। उसकी हिम्मत इस जगह के सभी लोगों के चेहरे देखने की नहीं हुई। प्रिया, परी को चिढ़ाना बंद करो, तुमने उसे डरा दिया। आर्यन ने प्रिया से कहा कि अब परी को और न लुभाएं। हे, मैं समझ गई। प्रिया ने आर्यन से वादा करते समय भी थोड़ा सा ठहाका लगाया। ओ हाँ, माधुरी लियू युए अभी कहाँ है? आर्यन ने माधुरी के ठिकाने के बारे में पूछा। उसे विला में माधुरी की उपस्थिति बिल्कुल महसूस नहीं हुई। अगर मैं गलत नहीं हूं तो माधुरी बहन वर्तमान में कंपनी नामक स्थान पर है। उन्होंने कहा कि उस स्थान पर एक गंभीर समस्या है। मीनल अभी भी आधुनिक सभ्यता सीख रही है। वो अभी भी आधुनिक दुनिया के शब्दों को ठीक से नहीं जानती है। आर्यन ने माधुरी के सेलफोन पर संपर्क करने की कोशिश की। दुर्भाग्य से माधुरी का फोन व्यस्त था या किसी अन्य कॉल पर डाइवर्ट था। मीनल, क्या माधुरी ने तुम्हें कभी बताया कि ये समस्या गंभीर है? आर्यन ने पूछा कि ये समस्या गंभीर थी या नहीं। मुझे नहीं पता, माधुरी बहन ने केवल इतना कहा कि कंपनी में एक समस्या है। रियलिटी में मैं उनके साथ जाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मैं वहां देखने जाऊंगा, शायद माधुरी को मेरी मदद की जरूरत हो। आर्यन माधुरी की स्थिति देखना चाहता था। शायद वो इस समय संकट में थी। क्या मुझे तुम्हारे साथ आने की जरूरत है? मीनल आर्यन के साथ जाना चाहती थी। तुम यहीं रुककर प्रिया, नैना और परी की देखभाल करो।
आर्यन अकेला जा सकता है। वैसे भी अगर कोई गंभीर समस्या हुई तो आर्यन के पास अभी भी यशिका यानी यशु है, जो एक छोटी लोमड़ी है और लड़ने में उसकी मदद करने के लिए काफी मजबूत है। ठीक है, मैं समझ गई। मीनल ने आर्यन की ओर सिर हिलाया। प्रिया, तुम नैना को परिद्वार में ले जाओ, उसे एक उपयुक्त अभ्यास तकनीक चुनने दो। आर्यन चाहता था कि प्रिया नैना को परिद्वार में ले जाए ताकि वो अभ्यासी यानी कल्टीवेटर बनने का मार्ग शुरू कर सके। निश्चिंत रहो, मैं उसे अभ्यासी बनने में उसकी मदद करूंगी। प्रिया ने आर्यन के कहे अनुसार करने का वादा किया। ये सूचित करने के बाद आर्यन तुरंत कार में वापस आया और माधुरी की कंपनी की ओर चल दिया। कुछ ही 10 मिनट के बाद आर्यन माधुरी की कंपनी के सामने पहुंचा। कंपनी के सामने बहुत सारी एम्बुलेंस और चिकित्सा कर्मचारी कम संसाधनों वाले उपकरणों के साथ बीमार लोगों को एम्बुलेंस में ले जा रहे थे। आर्यन ने देखा कि इन लोगों के होंठ थोड़े पीले काले पड़ गए थे। निश्चित रूप से उन लोगों को किसी ने जहर दिया था। आर्यन तुरंत कार से बाहर निकला। उसने आत्मिक समझ से माधुरी के ठिकाने की तलाश की। माधुरी वर्तमान में 10वीं तल पर दर्जनों अजनबियों के साथ थी। ये जानने के बाद आर्यन तुरंत माधुरी से मिलने के लिए 10वीं तल की ओर भागा। यात्रा के बीच में आर्यन को हर जगह जहरीले पाउडर की गंध आई। इस पाउडर को पहचानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी गंध आसपास के वातावरण में मिल सकती है। ये पाउडर किसी व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई, दिक्कत, चक्कर आना और कुछ ही दिनों में शरीर को लकवाग्रस्त बना सकता है। अगर इस जहर से प्रभावित व्यक्ति को ठीक से नहीं संभाला गया तो ये काफी खतरनाक है और इसके परिणाम स्वरूप मृत्यु भी हो सकती है। ये जहरीला पाउडर सामान्य लोगों द्वारा बनाया जाना संभव नहीं है। केवल जहर विशेषज्ञ ही इस तरह का पाउडर बना सकते हैं। इस जहरीले घोल को फैलाने वाले लोगों का माधुरी के प्रति बुरा इरादा होना चाहिए। आर्यन ने 10वीं तल की अपनी यात्रा जारी रखी। जब वो 10वीं तल पर पहुंचा तो वहां बहुत से लोग फर्श पर बैठे थे। इनमें से कुछ लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। आर्यन जानता था कि इनमें से कुछ लोग उस जहर की चपेट में आ गए थे जो कंपनी के हर कोने में फैला दिया गया था। माधुरी खुद अपने सामने मौजूद लोगों को दुख के साथ देख रही थी। माधुरी को समझ नहीं आ रहा था कि आज उसके कर्मचारियों को वास्तव में ऐसा क्या हुआ था। अचानक कुछ ही घंटों के भीतर कई लोग बीमार पड़ गए। ये केवल प्रधान कार्यालय में ही नहीं हो रहा है, यहां तक कि कंपनी के शाखा कार्यालय भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि वहां कई लोग अचानक बीमार पड़ गए हैं। माधुरी वर्तमान में समस्या के स्रोत की तलाश कर रही है कि आखिर क्या चीज इस कंपनी के कर्मचारियों को अचानक बीमार कर रही है। माधुरी ने इस त्रासदी के कारण की जांच करने के लिए कंपनी के सबसे बेहतरीन वैज्ञानिकों को लगाया। भोजन और पानी के नमूनों की जांच पूरी करने के बाद वैज्ञानिकों को कुछ भी अजीब नहीं मिला। माधुरी और भी बेबस हो गई। अगर ये जारी रहा तो कंपनी सामान्य रूप से नहीं चल पाएगी। इसके परिणाम स्वरूप होने वाला नुकसान बहुत असाधारण होगा। अध्याय 165 शत्रु की पहचान की तलाश। आर्यन माधुरी की ओर बढ़ा। माधुरी, क्या तुम ठीक हो? आर्यन ने तुरंत माधुरी की स्थिति पूछी। वो उसकी हालत को लेकर चिंतित था। पति, मैं ठीक हूं। माधुरी ने तुरंत आर्यन को गले लगा लिया। ये सुनकर कि आर्यन उसके लिए बहुत चिंतित था, माधुरी काफी प्रभावित हुई। वहां मौजूद कुछ कर्मचारियों और स्टाफ के सदस्यों ने जब ये देखा तो उनके मुंह आश्चर्य से खुले रह गए। उन्होंने महान बिजनेस क्वीन माधुरी को इस युवक को गले लगाते और पति पुकारते हुए देखा था। आखिर अध्यक्ष माधुरी ने शादी कब की? उन सबको ये क्यों नहीं पता था? वास्तव में इस स्थान पर क्या हो रहा है? आर्यन ने माधुरी से पूछा कि इस इमारत में क्या हुआ, यहां इतना सारा जहरीला पाउडर क्यों है जो इमारत के हर कोने में भरा हुआ है? पति, कृपया ये पता लगाने में मेरी मदद करें कि इन्हें क्या हुआ है। माधुरी ने कुछ कर्मचारियों की ओर इशारा किया जो वर्तमान में पीले पड़ गए थे और अस्वस्थ दिख रहे थे। वास्तव में माधुरी इस तरह के छोटे मामलों के लिए आर्यन को बहुत अधिक परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो अकेले इस समस्या को हल करने में असमर्थ थी। माधुरी ने अपनी कंपनी के कर्मचारियों के साथ क्या हुआ ये पता लगाने का एक तरीका खोजा। माधुरी, इन सबको जहर दिया गया है। ऐसा लगता है कि कोई है जो तुम्हारी कंपनी पर बुरा इरादा रखता है। आर्यन ने माधुरी को बताया कि इन लोगों के साथ क्या हो रहा है। तो मेरे सभी कर्मचारियों को जहर दिया गया था। ये पता चला कि माधुरी सही थी। इस कंपनी के कर्मचारी को किसी ने जहर दिया था। लेकिन वो कौन है जो इतने सारे लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता है? अगर वाकई वो व्यक्ति कंपनी को निशाना बना रहा है तो निशाना उसे यानी माधुरी को होना चाहिए था। माधुरी को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी कंपनी के कर्मचारियों को जहर देने वाले व्यक्ति ने क्या सोचा था। पति, क्या ये जहर खतरनाक है?
माधुरी ने तुरंत पूछा कि ये जहर जानलेवा है या नहीं। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जहर खतरनाक नहीं होगा जब तक कि इसे ठीक से संभाला जाए। सबसे पहले हमें इन्हें यहां से हटाना होगा। पूरी कंपनी जहरीले पाउडर से दूषित हो चुकी है। इस जगह पर रुकना अच्छा नहीं है। पहले आर्यन ने माधुरी से इन लोगों को इमारत से बाहर निकालने के लिए कहा। ठीक है, मैं समझती हूं। माधुरी ने तुरंत वही किया जो आर्यन ने उसे करने के लिए कहा था। सब लोग चलिए इस इमारत से बाहर निकलते हैं। कृपया उन लोगों की मदद करें जो बाहर चलने में असमर्थ है। माधुरी ने सभी से एक दूसरे की मदद करने को कहा ताकि वो इस इमारत से बाहर निकल सकें। सभी कर्मचारी और स्टाफ तुरंत उन लोगों की मदद करने लगे जो इस इमारत से दूर नहीं चल सकते थे। माधुरी ने अन्य शाखा कार्यालयों से भी संपर्क किया ताकि वो यहां जैसा ही काम कर सके। आर्यन ने एक नोटपैड लिया और उस पर कुछ शब्द लिखे। ये जहर को खत्म करने का नुस्खा था और साथ ही औषधीय सामग्री को तैयार करने का तरीका भी। माधुरी, तुम तुरंत वो औषधीय सामग्री खरीद सकती हो जो मैंने लिखी है और इसे उन सभी को दे दो जिन्हें जहर दिया गया है। माधुरी ने आर्यन से दवा का नुस्खा पत्र प्राप्त किया। उसने तुरंत सब कुछ अपने सचिव को सौंप दिया। ये इमारत अब खाली थी। इस इमारत में केवल माधुरी और आर्यन ही थे। अब बस ये पता लगाना बाकी था कि अपराधी कौन है जो इस कंपनी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। माधुरी, इस कार्यालय का सीसीटीवी निगरानी कक्ष कहाँ है? आर्यन ने तुरंत पूछा कि निगरानी कक्ष कहाँ था। आर्यन को उम्मीद थी कि अपराधी इस इमारत के कई बिंदुओं पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया होगा। यहां आओ। माधुरी ने आर्यन का हाथ खींचा और उसे सीसीटीवी निगरानी कक्ष में ले गई। पहुंचने के बाद माधुरी ने रिकॉर्डिंग वापस चलाई। वो और आर्यन दोनों उस रिकॉर्डिंग को देख रहे थे जो संदिग्ध लग रही थी। एक निश्चित क्षण में सभी कैमरे अचानक बंद हो गए और रिकॉर्डिंग बाधित हो गई। आर्यन ने अपनी भौवें चढ़ाईं। ऐसा लग रहा था कि यह व्यक्ति बहुत चालाक था। उसने कार्रवाई करने से पहले जानबूझकर सीसीटीवी बंद कर दिया था। पत्नी, इस कमरे के फुटेज को चलाने की कोशिश करो। आर्यन ने माधुरी से इस निगरानी कक्ष के सीसीटीवी को चलाने के लिए कहा। जब रिकॉर्डिंग चल रही होती है तो एक पुराने लबादे में एक आदमी इस कमरे में प्रवेश करता है। इस आदमी के लिए इस कमरे के गार्ड्स को अक्षम करना बहुत आसान था। इस प्रक्रिया में इस रहस्यमय आदमी को केवल एक उंगली हिलाने की जरूरत पड़ी और इस व्यक्ति के शरीर से एक हरा कोहरा निकलने लगा। उस कोहरे को सूंघने वाले गार्ड्स दर्द से अपनी गर्दन पकड़ रहे थे। कुछ ही क्षणों में गार्ड्स ने होश खो दिया और फर्श पर लेट गए। देखा जा सकता था कि यह व्यक्ति निश्चित रूप से एक जहर अभ्यासी होना चाहिए। आर्यन को संदेह हुआ कि इस व्यक्ति का संबंध दुबे जीत के संप्रदाय से है। यह केवल आर्यन का तात्कालिक अनुमान था। वो नहीं जानता था कि उसका अनुमान सही है या गलत। माधुरी, हो सकता है कि यह व्यक्ति दुबे जीत के उसी संप्रदाय से हो। शायद वो तुम्हारी कंपनी से बदला लेना चाहते हैं। आर्यन ने उसे अपने आरोपों के बारे में बताया। पति, शायद आप सही कह रहे हैं। ऐसा लगता है कि दुबे जीत का संप्रदाय मुझसे और इस कंपनी से बदला ले रहा है। माधुरी जहर के संप्रदाय पर क्रोधित थी। इस मामले में उन्होंने हजारों निर्दोष लोगों को शामिल किया था। अब जबकि माधुरी एक अभ्यासी है, वो पहले की तरह डरी हुई नहीं है। पति, हम इस जहर संप्रदाय को कैसे ढूंढें? यदि ये संभव हुआ तो वे इस कंपनी में समस्याएं पैदा करते रहेंगे। आज की समस्या आर्यन की मदद से हल हो गई है, लेकिन समस्या की जड़ को खत्म नहीं किया गया है। निश्चित रूप से जहर के संप्रदाय के लोग उसकी कंपनी में आते रहेंगे। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो उनका पता लगाते हैं। आर्यन ने यशिका को बाहर बुलाया। जब यशिका, जो एक छोटी लोमड़ी है, बाहर आई तो उसने थोड़ा जम्हाई ली। ऐसा लग रहा था कि ये लोमड़ी अभी अभी सोकर उठी है। आर्यन बेबस था। वो वास्तव में एक आलसी सुअर पालने जैसा था जिसका काम केवल सोना था। नन्ही लोमड़ी, अब तुम्हारे काम करने का समय आ गया है। अब जल्दी से उस अभ्यासी को ढूंढो जो कुछ समय पहले इस जगह पर था। आर्यन ने यशिका को जहर के संप्रदाय के अभ्यासी के निशानों को ढूंढने का आदेश दिया। 9 पूंछ वाली लोमड़ी की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। 9 पूंछ वाली लोमड़ी 10,000 किलोमीटर दूर किसी व्यक्ति को सूंघ सकती है। लोमड़ी यशिका ने अपना सिर हिलाया। वो ऐसा कुछ करने के लिए कहे जाने को तैयार नहीं थी। ओ आलसी, अगर तुम ये नहीं करती तो मैं तुम्हें भोजन का कोई राशन नहीं दूंगा। आर्यन ने लोमड़ी यशिका को औषधीय पौधे और स्वर्ग के आड़ू न देने की धमकी दी। न्यू न्यू, यशिका ने तुरंत आर्यन का विरोध किया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका भोजन राशन आर्यन के द्वारा छीन लिया जाए। लोमड़ी यशिका को वो करने के लिए मजबूर होना पड़ा जो आर्यन ने उसे करने के लिए कहा था। यशिका ने इस जगह के चारों ओर सूंघना शुरू किया। कुछ देर बाद इस लोमड़ी ने जहर के संप्रदाय के अभ्यासी की गंध पता लगा ली। न्यू न्यू, यशिका ने आर्यन और माधुरी को अपने पीछे आने को कहा।
आर्यन तुरंत यशिका के पीछे चला गया क्योंकि माधुरी अभी भी उसकी गति और यशिका की गति के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ थी। आर्यन को माधुरी को गोद में उठाना पड़ा। यशिका इमारत से कूदी, वो क्षितिज के पार उड़ गई। आर्यन ने भी वही किया जो यशिका ने किया था। वो कूदा और उस दिशा में चल दिया जहां यशिका लोमड़ी गई थी। यशिका ने अपनी पूंछ का उपयोग करके नीचे की ओर इशारा किया। आर्यन समझ गया कि वो जिस व्यक्ति की तलाश कर रहा था वो इसी इमारत में था। ठिकाना बताने के बाद यशिका क्षणों में बदल गई और गायब हो गई। क्या ये जतिन की कंपनी की इमारत नहीं है? यशिका ने हमें यहां आने के लिए क्यों कहा? माधुरी बुदबुदाई। माधुरी निश्चित रूप से जानती है कि इस इमारत का मालिक कौन है। ऑफकोर्स ये इमारत जतिन की है, जो इस शहर में काफी अमीर और प्रसिद्ध है। मैंने सुना है कि अब कंपनी का नया अध्यक्ष उसका बेटा मकरंद है। माधुरी ने आर्यन को इसके बारे में समझाया। अध्याय 166 जहर संप्रदाय का ठिकाना। पता चला कि इस इमारत का मालिक जतिन है, जो मकरंद का पिता है। आर्यन का सामना एक बार मकरंद से तब हुआ था जब वो ऐश्वर्या को सुरक्षा दे रहा था। क्या उस व्यक्ति ने माधुरी के व्यवसाय को नुकसान पहुंचाने और नष्ट करने के लिए एक अभ्यासी को काम पर रखने की हिम्मत की थी? अगर वो इतना साहसी था तो आर्यन उस व्यक्ति को आसानी से नहीं छोड़ेगा। पति, क्या आपको लगता है कि जतिन ही असली अपराधी है? माधुरी को संदेह हुआ कि इन सब के पीछे का दुश्मन जतिन ही है। सच्चाई सुनिश्चित करने के लिए चलिए अंदर चलते हैं। आर्यन ने माधुरी को सच्चाई का पता लगाने के लिए इमारत के अंदर बुलाया। आर्यन पहले से ही जानता था कि ये अभ्यासी कहाँ है। वो वर्तमान में किसी के साथ एक कमरे में था। आर्यन माधुरी को उस कमरे में ले आया। आर्यन ने एक ऐसा सुरक्षा घेरा बनाया जिसे विरोधी ढूंढ नहीं सकता था। इस कमरे में आर्यन ने सीसीटीवी फुटेज जैसा ही एक जहर अभ्यासी देखा। इस समय वो जहर अभ्यासी अपने सामने वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से बात कर रहा था। ये आदमी निश्चित रूप से जतिन है, जिसकी उम्र लगभग 45 से 50 वर्ष के बीच है। वरिष्ठ दुबे गौतम, क्या आज का काम ठीक से चल रहा है? जतिन ने तुरंत पूछा कि क्या सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा है। पता चला कि ये दुबे गौतम है, जो जहर संप्रदाय का एक बुजुर्ग है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। माधुरी की कंपनी में अब मेरा जहर फैल चुका है। जल्द ही उनकी सारी गतिविधियां पूरी तरह से ठप हो जाएंगी। ये बहुत अच्छा है। अब हम बस माधुरी की कंपनी के बर्बाद होने का इंतजार कर रहे हैं। मैं जनता के बीच ये राय बनाने की कोशिश करूंगा कि माधुरी अपने कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है, जिससे माधुरी की प्रतिष्ठा गिर जाएगी। जतिन ने अपनी खुद की योजना बनाई। माधुरी की कंपनी को नुकसान होने के बाद उसके लिए उसकी कंपनी पर कब्जा करने का ये सही समय था। इन दोनों लोगों की बातचीत सुनकर माधुरी को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा भी नहीं था कि जतिन का माधुरी की कंपनी की समस्याओं से कोई संबंध होगा। माधुरी आगे बढ़कर इन दोनों को सबक सिखाना चाहती थी। आर्यन ने तुरंत माधुरी को रोक दिया, जिसने बिना सोचे समझे कदम उठाने की कोशिश की थी। पति, मुझे जाने दो, मैं इन दोनों लोगों को उचित सबक सिखाना चाहती हूँ। माधुरी ने आर्यन की पकड़ से छूटने की कोशिश की। माधुरी, जल्दबाजी मत करो। उस आदमी की ताकत तुमसे ऊपर है, तुम उसकी बराबरी की नहीं हो। दुबे गौतम की ताकत अर्थ प्रोफाउंड रेल्म के शिखर तक पहुंच गई थी। माधुरी की वर्तमान ताकत के साथ वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। पति, आप कुछ क्यों नहीं करते? अपनी वर्तमान शक्ति के साथ आप निश्चित रूप से उस व्यक्ति को बहुत आसानी से पंगु बना सकते हैं, ताकि मैं जतिन को सबक सिखा सकूं। माधुरी ने सवाल किया कि आर्यन ने दुबे गौतम के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। माधुरी, जतिन हमारे लिए खतरा नहीं है। अभी हमें जहर संप्रदाय के असली ठिकाने का पता लगाना चाहिए। अगर हम जहर संप्रदाय को ही नष्ट कर सकें तो तुम जतिन के साथ जो चाहो कर सकती हो। माधुरी समझ गई और वो धीरे धीरे शांत होने लगी। आर्यन ने फिर से इन दोनों के बीच की बातचीत सुनी। जतिन, क्या तुमने वो काम पूरा किया जो मैंने कल कहा था? दुबे गौतम ने पूछा कि क्या जतिन ने उसकी बताई हुई जानकारी जुटा ली है। बेशक, सब कुछ यहाँ है। जतिन ने दुबे गौतम को एक दस्तावेज दिया। इस दस्तावेज की सामग्री आर्यन की पृष्ठभूमि और उसके विवरण के बारे में विस्तार से थी। दुबे गौतम ने आर्यन की जानकारी के सभी विवरण पढ़े। यहाँ से उसे आर्यन नाम के इस व्यक्ति के बारे में कुछ भी खास नहीं दिखा। दुबे गौतम को आश्चर्य होने लगा कि क्या वाकई ये साधारण दिखने वाला व्यक्ति उसके तीसरे भाई का कातिल था। तुम बहुत अच्छा काम करते हो, मुझे ये पसंद आया। दुबे गौतम जतिन का काम देखकर संतुष्ट था। दुबे गौतम ने उन दस्तावेजों को अपने कपड़ों में रख लिया। मेरा यहाँ का काम खत्म हो गया है, मैं अब संप्रदाय वापस जाऊंगा। दुबे गौतम ने विदा ली। दुबे गौतम ने खिड़की खोली और सीधे नीचे कूद गया। ये देखकर जतिन हैरान रह गया। ये सबसे ऊपरी मंजिल थी, जो जमीन से सैकड़ों मीटर ऊंची थी। अगर यहाँ से कोई सामान्य व्यक्ति गिरे तो उसकी तुरंत मौत हो जाएगी।
ऐसा लग रहा था कि जतिन किसी ऐसे व्यक्ति से मिला है जिसकी क्षमताएं मानवीय तर्क से परे हैं। जतिन को अब पूरा विश्वास हो गया था कि माधुरी की कंपनी को हथियाने की उसकी सभी योजनाएं निश्चित रूप से सुचारू रूप से चलेंगी। इतने शक्तिशाली व्यक्ति की मदद से सब कुछ बहुत आसान होने वाला था। ये जहर संप्रदाय के स्थान का पता लगाने का एक बेहतरीन अवसर था। आर्यन माधुरी को साथ लेकर दुबे गौतम का पीछा करने निकल पड़ा। आसमान के ऊपर से आर्यन लगातार दुबे गौतम की हरकतों पर नजर रख रहा था। आर्यन ने एक पल के लिए भी अपना ध्यान दुबे गौतम से नहीं हटाया। दुबे गौतम एक इमारत से दूसरी इमारत पर कूदता रहा। उसका इरादा शहर से बाहर निकलने का था। आर्यन और माधुरी लगातार दुबे गौतम के पद चिन्हों का पीछा करते रहे। दुबे गौतम बहुत सावधान दिख रहा था। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा कि कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। दुबे गौतम कई बार गोल गोल घूमा ताकि किसी को भी जहर संप्रदाय के गुप्त ठिकाने का पता ना चले। आर्यन ने बहुत धैर्य के साथ उसका पीछा किया। 2 घंटे बाद आर्यन ने अंत में अपने सामने कुछ 100 मीटर की दूरी पर एक प्राचीन वास्तुकला वाली इमारत देखी। ये इमारत एक सुरक्षा घेरे से ढकी हुई थी ताकि इसे सामान्य लोग ना देख सकें। ऐसा लग रहा था कि यही जहर संप्रदाय का मुख्यालय है। दुबे गौतम तुरंत इस प्राचीन इमारत की ओर बढ़ा। अंदर जाते समय 2 गार्ड्स ने उसका स्वागत किया जो उसका बहुत सम्मान कर रहे थे। दुबे गौतम अंदर गया और बीच की मुख्य इमारत की ओर बढ़ा। आसमान के ऊपर से आर्यन ने उसे इमारत के भीतर गायब होते देखा। माधुरी जो वर्तमान में आर्यन की बाहों में थी, वो भी इस प्राचीन इमारत के स्थान को देख सकती थी। ये इमारत एक घने जंगल के बीच में स्थित थी जहां इंसान बहुत कम आते जाते थे। पति, हमने जहर संप्रदाय का मुख्यालय खोज लिया है, अब हम आगे क्या करने वाले हैं? माधुरी ने पूछा कि आर्यन का अगला कदम क्या होगा। बेशक, हमें संप्रदाय को नष्ट करना होगा। आर्यन को इस तरह के दुष्ट संप्रदाय को खत्म करना ही था। जहर संप्रदाय एक दुष्ट संप्रदाय था जो आर्यन के परिवार के लिए काफी खतरनाक हो सकता था। वो नष्ट होने के ही लायक थे। आर्यन माधुरी को लेकर जमीन पर नीचे उतरा। माधुरी, क्या तुम अंदर साथ चलना चाहती हो या यहीं रुकोगी? आर्यन ने पूछा कि क्या वो युद्ध में भाग लेना चाहती है या बस यहीं सुरक्षित रहना चाहती है। बेशक मैं साथ आऊंगी। मैं उन युद्ध कौशलों को आजमाना चाहती हूं जिन्हें मैंने इतने समय से अभ्यास किया है। माधुरी को पता था कि देर सवेर ऐसा होना ही था। अभ्यासियों की दुनिया एक कठोर दुनिया थी जहां लड़ाइयों से बचा नहीं जा सकता था। मीनल ने माधुरी से कहा था कि एक दिन वो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति का सामना करेगी जब उसे अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए दुश्मनों को खत्म करना पड़ेगा। माधुरी के मन में अभी भी थोड़ा संघर्ष चल रहा था कि क्या वो ऐसा कर पाएगी। उसके लिए किसी का अंत करना बात करने जितना आसान नहीं था। वो अभी भी इस विचार से थोड़ी डरी हुई थी। अध्याय 167 नीले चंद्रमा की ईश्वरीय कला की शक्ति। ठीक है माधुरी, ध्यान रहे कि जहर संप्रदाय के लोगों के प्रति बहुत दयालु मत होना। वे बहुत चालाक लोग होते हैं। उनके शरीर तरह तरह के जहरों से भरे होते हैं जो तुम्हारी जरा सी लापरवाही पर तुम पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आर्यन ने माधुरी को जहर संप्रदाय के अभ्यासियों यानी कल्टिवेटर्स से लड़ते समय सावधान रहने को कहा। आर्यन शक्तिशाली अभ्यासियों को संभालेगा जबकि माधुरी उन अभ्यासियों को संभाल सकती है जिनका स्तर उसके वर्तमान खेती के आधार यानी कल्टीवेशन बेस के बराबर है। माधुरी ने अपनी भंडारण अंगूठी से एक नीली तलवार निकाली। ये तलवार मीनल ने उसे उपहार के रूप में दी थी जिसका नाम नीला पन्ना था। ये तलवार न केवल बहुत हल्की थी बल्कि बहुत तेज भी थी। माधुरी, तुम्हें ये तलवार कहाँ से मिली? आर्यन ने पूछा कि किसने माधुरी को इतनी अच्छी तलवार दी थी। ये मीनल दीदी ने दी थी। उन्होंने कहा कि ये तलवार मेरे उपयोग के लिए उपयुक्त है। माधुरी को मीनल द्वारा दी गई तलवार काफी पसंद आई। हल्का होने के अलावा इसका उपयोग करना भी आसान था। पता चला कि ये तलवार मीनल ने दी थी। ये उचित ही है कि इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। चलो चलते हैं। आर्यन ने माधुरी को जहर संप्रदाय की ओर चलने का इशारा किया। आर्यन माधुरी को संप्रदाय के द्वार पर ले गया। 2 द्वारपालों ने आर्यन को आते देखा। जैसे ही आर्यन करीब आया, दोनों गार्ड थन तैयार हो गए। जब दोनों गार्डों ने माधुरी को देखा जो बहुत सुंदर थी तो उनके मुंह से लार टपकने लगी। इन दोनों गार्डों ने पहले कभी इतनी सुंदर महिला नहीं देखी थी। जहर संप्रदाय एक दुष्ट संप्रदाय है। ये संप्रदाय आमतौर पर प्रयोगों के लिए और अपनी वासना शांत करने के लिए ग्रामीण इलाकों से लड़कियों या महिलाओं का अपहरण करता है। माधुरी जैसी सुंदर महिला को देखकर ये दोनों गार्ड उत्तेजित हो गए। जहर संप्रदाय के इन दोनों द्वारपालों ने माधुरी की अभद्र निगाहें देखीं। वो बहुत परेशान थी कि ये 2 लोग उसे किस तरह देख रहे हैं। आर्यन ने भी देखा कि वे दोनों माधुरी को कैसे देख रहे हैं। उन 2 लोगों की हिम्मत कैसे हुई उसकी पत्नी को ऐसी नज़र से देखने की। आर्यन ने 9 कदम नीचे तकनीक का उपयोग किया और संप्रदाय के दोनों गार्ड्स के पीछे प्रकट हुआ।
जब आर्यन ने हमला किया तो ये दो लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। धड़ाम धड़ाम आर्यन ने तुरंत इन दो लोगों पर बहुत जोर से प्रहार किया। दोनों गार्ड इस समय जमीन पर पड़े थे। वे दोनों मुंह से खून उगल रहे थे। चोटें बहुत गंभीर होने के कारण वे तुरंत बेहोश हो गए। चलो अंदर चलते हैं। आर्यन और माधुरी अंदर चले गए। चूंकि इस संप्रदाय ने एक सुरक्षा घेरा लगाया था, आर्यन को सबसे पहले इसे नष्ट करना पड़ा। टन 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 सुरक्षा घेरा नष्ट होने के बाद संप्रदाय के खतरे की घंटी बहुत तेज बजने लगी। तुम सब बाहर आओ, आर्यन चिल्लाया। आर्यन की चीख पूरे संप्रदाय में गूंज उठी। हमले की चेतावनी सुनकर जहर संप्रदाय के शिष्य तुरंत अपने अभ्यास स्थलों को छोड़कर बाहर निकल आए। इस बीच मुख्य हॉल में दुबे गौतम अपने बड़े भाई दुबे नरू के साथ अपनी योजनाओं पर चर्चा कर रहा था। दूसरे छोटे भाई, तुम इतने उतावले कैसे हो सकते हो? हमने अभी तक दुश्मन के बारे में पता नहीं लगाया। तुम्हारी ऐसी हरकत करने की हिम्मत कैसे हुई? दुबे नरू ने बहुत जल्दी निर्णय लेने के लिए दुबे गौतम को डांटा। फिलहाल उनके संप्रदाय को यह नहीं पता कि आर्यन नाम का व्यक्ति कितना शक्तिशाली है। यदि कोई संप्रदाय किसी शक्तिशाली व्यक्ति को नाराज करता है तो ये संप्रदाय के लिए आपदा हो सकती है। बड़े भाई, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही उस व्यक्ति के मूल का पता लगा लिया है जिसने तीसरे भाई को मारा था। वो व्यक्ति बहुत सामान्य है, यहाँ तक कि उसकी पृष्ठभूमि भी बहुत सामान्य है। मुझे लगता है कि उसने तीसरे भाई को गलत तरीकों से इस्तेमाल करके मारा होगा। दुबे गौतम ने आर्यन की पहचान वाला दस्तावेज फेंका। दुबे नरू ने मेज पर रखा दस्तावेज लिया। इसे पढ़ने के बाद दुबे नरू ने देखा कि ये युवक बहुत सामान्य था। इस व्यक्ति के बारे में कुछ भी विशेष नहीं था। क्या दुबे जीत ये सोचने में गलत था कि यही वो व्यक्ति है जिसने दुबे खुन को मारा था? दुबे नरू को लगने लगा कि शायद ये व्यक्ति उसका हत्यारा नहीं था। जब ये दोनों लोग चर्चा कर रहे थे तभी संप्रदाय का अलार्म बज उठा। अचानक दुबे गौतम और दुबे नरू खड़े हो गए और मुख्य हॉल से बाहर आ गए। वे देखना चाहते थे कि बाहर क्या हो रहा है। जब वे दोनों बाहर आए तो उन्होंने देखा कि दो लोग संप्रदाय के सभी छात्रों से घिरे हुए थे। वे दोनों एक पुरुष और एक महिला की जोड़ी थी। दुबे गौतम और दुबे नरू इन दोनों लोगों से अच्छी तरह परिचित थे। एक आर्यन था और दूसरी माधुरी थी। दर्जनों लोगों से घिरे होने के बावजूद आर्यन और माधुरी बहुत शांत थे। वे दोनों संप्रदाय के सभी लोगों के यहाँ आने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें एक साथ हराना आसान होगा। आर्यन ने पहले ही जहर संप्रदाय के भागने के सभी रास्तों को बंद कर दिया था। अनिवार्य रूप से उन्हें उसके और माधुरी के साथ लड़ना ही था। तुम यहाँ आने के लिए काफी बहादुर हो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम इस समय शेर की मांद में प्रवेश कर रहे हो? दुबे गौतम आर्यन को स्वेच्छा से इस संप्रदाय में आते देखकर हंसा। इस तरह उसे अब आर्यन को ढूंढने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? दुबे गौतम के विपरीत दुबे नरू आर्यन को देखकर अधिक सावधान था। वो दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहता था, भले ही दुश्मन घिर चुका हो। आर्यन दुबे गौतम को देखकर मुस्कुराया, जो बहुत अहंकारी लग रहा था। मैं यहाँ जानबूझकर आया हूँ। मैं तुम्हारे संप्रदाय को नष्ट करने आया हूँ। ये सुनकर न केवल दुबे गौतम और दुबे नरू क्रुद्ध हुए, बल्कि संप्रदाय के छात्र भी आर्यन की बात सुनकर बहुत गुस्से में आ गए। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी इन दोनों को मार डालो, दुबे गौतम दहाड़ा। उसने उन सभी छात्रों को आदेश दिया जिन्होंने आर्यन और माधुरी को घेर रखा था। बिना कुछ ज्यादा कहे सभी छात्रों ने तुरंत आर्यन और माधुरी पर जहरीले तीर और जहरीली गैस छोड़ी। माधुरी, तुम इन सबको संभालो, सावधान रहना सुनिश्चित करो। आर्यन ने माधुरी को जहर संप्रदाय के शिष्यों से निपटने दिया। माधुरी ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली। उसने पलक झपकते ही नीले चंद्रमा की छाया कदमों का उपयोग किया। वो तुरंत संप्रदाय के शिष्यों के पीछे पहुंच गई। माधुरी के हिलने के बाद जहां वो खड़ी थी वहां एक परछाई रह गई थी। जहर संप्रदाय के शिष्यों ने केवल उसकी परछाई पर हमला किया। आह! दर्द भरी चीख गूंजी। माधुरी ने पीछे से जहर संप्रदाय के कई शिष्यों को तुरंत तलवार घोंप दी। जिन छात्रों को तलवार लगी थी उन्हें पता ही नहीं था कि माधुरी उनके पीछे थी। इस समय वे माधुरी की परछाई पर हमला करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। ये कैसे संभव है? कुछ शिष्यों को विश्वास नहीं हुआ कि माधुरी उनके पीछे कैसे पहुंच गई। यदि ये व्यक्ति उनके पीछे था तो उन्होंने अभी किस पर हमला किया था? माधुरी ने ज्यादा बात नहीं की। उसने फिर से छाया कदमों का उपयोग किया और शिष्यों पर हमला करना जारी रखा। जहर संप्रदाय के शिष्य माधुरी के हमले की दिशा नहीं देख पा रहे थे। हर बार वे केवल उसकी परछाई पर हमला करते और इसके बाद उन्हें एहसास होता कि माधुरी की तलवार उन्हें लग चुकी है। आर्यन ने देखा कि माधुरी कैसे लड़ रही थी। उसने देखा कि माधुरी पहले से ही नीले चंद्रमा की देवी कला का उपयोग करने में बहुत कुशल थी। यहाँ तक कि कुछ छात्र जो पहले से ही अर्थ प्रोफाउंड रेल्म की शुरुआती चरणों में थे, वे भी माधुरी की कौशल का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। अफसोस की बात यह है कि माधुरी ने इन लोगों को सीधे नहीं मारा। अगर वो चाहती तो उसे शिष्यों के हृदय में तलवार घोंपनी चाहिए थी।
जीत की कोई गुंजाइश न देखते हुए जहर संप्रदाय के शिष्यों ने माधुरी से बचने की कोशिश की। माधुरी ने इन लोगों को भागने का कोई मौका नहीं दिया, उसने उनका पीछा जारी रखा। दुबे गौतम अपने छात्रों को माधुरी द्वारा गिरते देख आग बबूला हो गया। वो माधुरी पर हमला करने के लिए उसकी ओर झपटा। तुम्हारी मेरे छात्रों को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? दुबे गौतम की हथेली काली पड़ गई। इस हथेली में बहुत खतरनाक जहर था। धड़ाम! आर्यन दुबे गौतम के सामने आ गया। उसने एक घूंसे से उसके हमले को रोक दिया। आर्यन का घूंसा खाने के बाद दुबे गौतम तुरंत 10 मीटर पीछे हट गया। तुम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूं। आर्यन इन दो लोगों को माधुरी की लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं करने देगा। दुबे गौतम ने आर्यन को जानलेवा नजर से देखा। उसकी पूरी हथेली दर्द से कांप रही थी। उसे अंदाजा नहीं था कि आर्यन इतना शक्तिशाली होगा। अध्याय 168 दुबे गौतम और दुबे नरू का अंत। दुबे नरू तुरंत दुबे गौतम के पास गया ये देखने के लिए कि वो कैसा है। दूसरे भाई, क्या तुम ठीक हो? दुबे नरू ने दुबे गौतम को खड़े होने में मदद की। उसने देखा कि वारों के आदान प्रदान में दुबे गौतम स्पष्ट रूप से हार गया था। दुबे नरू ने आर्यन की ओर देखा कि कैसे इस युवक के पास इतनी कम उम्र में इतनी महान शक्ति थी। बड़े भाई, चलिए इस व्यक्ति को हराने के लिए हाथ मिलाते हैं। क्योंकि वो अकेले आर्यन को नहीं हरा सकता था, दुबे गौतम ने आर्यन को हराने के लिए दुबे नरू को साथ मिलकर काम करने के लिए आमंत्रित किया। दुबे नरू ने सिर हिलाया। वो जानता था कि यदि वे दोनों सहयोग नहीं करेंगे तो वे हार सकते हैं। दोनों ने एक साथ अपनी गहरी ऊर्जा छोड़ी। दुबे नरू और दुबे गौतम का शरीर एक हरे रंग के आभा मंडल में ढक गया। इन दो लोगों द्वारा बनाया गया दबाव काफी मजबूत था। उनके नीचे की जमीन फटने लगी। दुबे नरू और दुबे गौतम एक साथ आर्यन पर हमला करने के लिए बढ़े। दुबे नरू और दुबे गौतम ने दोनों तरफ से आर्यन पर हमला किया। आर्यन को मारने के लिए इस्तेमाल की गई हथेली में एक बहुत ही घातक जहर था। बूम 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 बूम! आर्यन ने दुबे गौतम और दुबे नरू के हमलों का स्वागत किया। आर्यन के लिए दुबे गौतम और दुबे नरू का जहर उसे बिल्कुल भी नुकसान पहुंचाने में सक्षम नहीं था। दुबे नरू और दुबे गौतम ने आर्यन पर बहुत अंधाधुंध हमला किया। बुम बुम! आर्यन ने दुबे गौतम के सिर और दुबे नरू की छाती पर लात मारी। वे दोनों पीछे की ओर उड़ गए। उन दोनों ने उस हिस्से को दर्द के साथ पकड़ लिया जहां आर्यन ने अभी लात मारी थी। कमीने, क्या ये व्यक्ति स्काई प्रोफाउंड रेल्म के स्तर पर पहुंच गया है? दुबे गौतम के दुबे नरू के साथ सहयोग करने के बाद भी आर्यन के साथ लड़ते समय उन दोनों को कोई लाभ नहीं हुआ। सावधान रहें, ये दो लोग बहुत अजीब हैं। उनकी शक्ति उनके पास मौजूद खेती के आधार के समान नहीं है। दुबे नरू ने बार बार खेती के आधार का निरीक्षण किया था, आर्यन और माधुरी यानी लियो युए का। आर्यन केवल दूसरे स्तर का अर्थ प्रोफाउंड रेल्म था, जबकि माधुरी केवल 7वें स्तर की स्पिरिट प्रोफाउंड रेल्म थी। इतने कम खेती के आधार के साथ ये दो लोग बहुत मजबूत दुश्मन से कैसे लड़ सकते थे? आर्यन वर्तमान में राइडर इन पेंडेंट हार का उपयोग करके अपने खेती के आधार को छिपा रहा था। एक आकाशीय स्तर की कलाकृति होने के रूप में यह हार आर्यन की शक्ति को इतनी पूर्णता से छिपा सकता था कि दिव्य क्षेत्र के अभ्यासी भी आर्यन की वास्तविक ताकत को महसूस नहीं कर पाएंगे। क्या तुम वहां चुप रहने वाले हो? ठीक है, अगर तुम हमला नहीं करना चाहते तो मुझे तुम पर हमला करने दो। आर्यन ने 9 शैडो स्टेप का उपयोग किया और दुबे गौतम और दुबे नरू को मारना शुरू कर दिया। बुम 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 बुम! आर्यन ने दुबे गौतम और दुबे नरू के शरीर पर दर्जनों प्रहार किए। दुबे गौतम और दुबे नरू ने आर्यन के हमले को रोकने की पूरी कोशिश की थी। दुर्भाग्य से वे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सके कि आर्यन का हमला कहां से आया था। दुबे गौतम और दुबे नरू को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये शक्ति उन लोगों के पास हो सकती है जिनका खेती का आधार केवल अर्थ प्रोफाउंड रेल्म के दूसरे स्तर पर था। दुबे गौतम और दुबे नरू के शरीर से खून बहने लगा, आर्यन के घूंसे शरीर पर लगने से। जो खून निकला वो लाल नहीं बल्कि काला था। क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? आर्यन दिखाना चाहता था कि उन्होंने उसके साथ पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की है। धिक्कार है, मैं इसे अब और सहन नहीं कर सकता। चलिए जहर के संप्रदाय की वास्तविक शक्ति दिखाते हैं। दुबे गौतम अब इस तरह की हार स्वीकार करना नहीं जानता था। दुबे गौतम ने तुरंत एक अजीब चाल चली। आर्यन ने दुबे खून से लड़ते समय इस चाल को देखा था। हरकतें पूरी करने के बाद दुबे गौतम के शरीर से बड़ी मात्रा में काला तरल निकलने लगा। ये काला तरल प्रकट हुआ और एक विशाल सांप दानव का रूप ले लिया। ये विशाल सांप 15 मीटर लंबा और लगभग 2 मीटर चौड़ा था। इस सांप ने आर्यन की ओर फुफकारना शुरू किया। दुबे गौतम इस विशाल सांप के सिर से बाहर आया। इस बार मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरे पैरों के नीचे कैसे गिड़गिड़ाओगे। दुबे गौतम का विशाल सांप आर्यन की ओर बढ़ा। इस सांप ने आर्यन को खाने के लिए अपना बड़ा जबड़ा खोला। आर्यन बिल्कुल नहीं हटा, उसने इस राक्षस सांप के आने का इंतजार किया। आर्यन को तुरंत इस विशाल राक्षस ने खा लिया। पति! माधुरी आर्यन के लिए चिंतित थी।
अब की जब माधुरी ने जहर के संप्रदाय के सभी शिष्यों को पंगु बनाना शिम कर दिया था, वास्तव में वो आर्यन की मदद करना चाहती थी, लेकिन यदि माधुरी हस्तक्षेप करती तो वो इसके बजाय आर्यन पर बोझ बन जाती। ये बहुत आसान है। दुबे गौतम खुशी से हंसा। अब बस इस विशाल सांप के जहर से आर्यन के शरीर के कुचले जाने का इंतजार था। इस विशाल सांप के पेट के अंदर से एक बहुत ही गर्म आग निकली। ये आग तुरंत विशाल सांप के पूरे शरीर में फैलने लगी। कुछ ही सेकंड्स में जहर से बना विशाल सांप जलकर राख हो गया। दुबे गौतम, जो इस विशाल सांप के शरीर के साथ विलय हो गया था, वो भी राख में गायब हो गया। उसे चिल्लाने तक का मौका नहीं मिला। दूसरे छोटे भाई दुबे नरू ने दुबे गौतम का नाम चिल्लाया। वो अपनी आंखों के सामने दुबे गौतम को मरते हुए देखने के लिए बेबस था। मैं तुम्हें मार दूंगा। दुबे नरू ने दुबे गौतम की तरह अजीब हरकतें करना शुरू कर दिया। आर्यन ने दुबे नरू को वो अनुष्ठान पूरा नहीं करने दिया जो वो कर रहा था। टूटते उल्का का प्रहार, बूम! दुबे नरू का शरीर आर्यन द्वारा कई मील दूर उड़ा दिया गया। दूरी पर दुबे नरू ने आर्यन को डरावनी आंखों से देखा। दुबे नरू ने होश खोना शुरू कर दिया और अचानक मौके पर ही मर गया। ये देखकर संप्रदाय के जहर शिष्यों ने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करना शुरू कर दिया। अब संप्रदाय के 2 सबसे मजबूत लोग मर चुके थे। अब कोई भी इस संप्रदाय की रक्षा नहीं कर सकता था। पति माधुरी तुरंत आर्यन की ओर दौड़ी। उसने बड़े आनंद के साथ आर्यन के शरीर को गले लगा लिया। क्या तुम ठीक हो? आर्यन ने पूछा कि जहर के संप्रदाय के छात्रों के साथ लड़ते समय माधुरी को चोटें तो नहीं आईं? मैं ठीक हूं। माधुरी ने कहा कि वो ठीक है। जहर के संप्रदाय के लोग बहुत कमजोर थे। वे लड़ने के लिए जहरीले हथियारों पर बहुत ज्यादा निर्भर करते थे। जब तक जहरीले हथियार माधुरी को नहीं लगते, तब तक जीत का मौका उसके हाथ में था। पति, आप इन लोगों का क्या करेंगे? माधुरी ने पूछा कि आर्यन इन लोगों के साथ क्या करेगा। क्या होगा अगर हम बस उन्हें नष्ट कर दें? इस तरह वो अब अन्य लोगों को डराने में सक्षम नहीं होंगे। आर्यन ने एक शक्तिशाली तरीका बताया। पति, ये बहुत क्रूर है। उन्होंने हार मान ली है। उन लोगों को मारना अच्छा नहीं है जिन्होंने हार मान ली है। माधुरी आर्यन के तरीके से सहमत नहीं थी। तो क्या आपके पास इनके साथ व्यवहार करने का कोई और तरीका है? क्योंकि उसका तरीका ठुकरा दिया गया था, आर्यन जानना चाहता था कि जहर के संप्रदाय के छात्रों से निपटने का कोई और तरीका है या नहीं। क्या होगा अगर हम उनकी शक्ति छीन लें? इस तरह वो दूसरे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। माधुरी के पास इन लोगों से निपटने का एक शानदार तरीका था, लेकिन वे एक जहर संप्रदाय हैं। भले ही उन्होंने अपनी शक्ति खो दी हो, फिर भी उनके पास हथियार के रूप में जहर है। माधुरी का विचार वास्तव में बहुत अच्छा था यदि सामान्य अभ्यासियों पर उपयोग किया जाए। दुर्भाग्य से ये एक जहर अभ्यासी है। ऐसा तरीका जहर संप्रदाय से निपटने के लिए उपयुक्त नहीं है। माधुरी सोचने लगी कि उसका तरीका प्रभावी नहीं हो सकता। जब तक ये लोग जहर बना सकते थे, सब कुछ बेकार हो जाएगा। वो कौन व्यक्ति है जो मेरे संप्रदाय में गड़बड़ करने की हिम्मत करता है? क्षितिज से एक गुस्से वाली दहाड़ सुनी जा सकती थी। अध्याय 169। कुल पिता और संप्रदाय के पूर्वज। आर्यन और माधुरी ने एक साथ आवाज की दिशा में देखा। उन दोनों ने देखा कि आसमान में 3 लोग तैर रहे थे, 2 पुरुष और एक महिला। दोनों पुरुष लगभग 50 साल के लग रहे थे, जबकि महिला अभी भी 30 साल की लग रही थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वे 50 वर्ष से कम उम्र के हैं, लेकिन इन तीनों लोगों की वास्तविक आयु 100 वर्ष से अधिक होनी चाहिए थी। इन 3 लोगों की शक्ति स्काई प्रोफाउंड रेल्म की शुरुआत तक पहुंच गई थी। ये 3 लोग दुबे रंजन हैं, जो संप्रदाय के कुल पिता हैं, जबकि अन्य 2 दुबे कौशल और दुबे किशोरी हैं। ये 2 लोग संप्रदाय के पूर्वज हैं, जिनकी उम्र दुबे रंजन से भी अधिक है। इन तीनों लोगों ने अपने संप्रदाय की ओर नीचे देखा। उन्होंने देखा कि संप्रदाय के बुजुर्ग दुबे गौतम और दुबे नरू मर चुके थे, और संप्रदाय के शिष्य भी गंभीर रूप से घायल थे। इसका अपराधी निश्चित रूप से नीचे खड़े ये 2 लोग थे, आर्यन और माधुरी। माधुरी, तुम पीछे हट जाओ, मैं इनसे निपटता हूं। आर्यन ने माधुरी को इस जगह से दूर रहने के लिए कहा। ठीक है। माधुरी ने अधिक सवाल नहीं किए और वो तुरंत जहर संप्रदाय के स्थान से दूर चली गई। आर्यन आसमान में ऊपर की ओर तैरा और वो अभी अभी आए उन 3 अभ्यासियों के समानांतर खड़ा हो गया। तुम कौन हो? तुम मेरे संप्रदाय के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? दुबे रंजन ने तुरंत हमला नहीं किया। वो जानना चाहता था कि आर्यन ने उसके संप्रदाय पर हमला क्यों किया। क्या किसी दुष्ट संप्रदाय पर हमला करने के लिए किसी विशेष कारण की आवश्यकता है? तुमने वास्तव में मुझे हंसा दिया। आर्यन को इस व्यक्ति की बातें सुनकर बहुत मजाक लगा। नौजवान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दुबे कौशल आर्यन पर चिल्लाया। एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में जो लगभग 200 वर्षों तक जीवित रहा था, दुबे कौशल कभी आर्यन जैसे अहंकारी युवक से नहीं मिला था। भाई, इस तरह के लोगों से बात करने की क्या जरूरत है? चलो बस इसे मार डालते हैं। दुबे किशोरी एक अधीर महिला थी। वो तुरंत आर्यन को मारना चाहती थी।
दुबे किशोरी पहली व्यक्ति थी जिसने आर्यन पर हमला करने की कोशिश की। उसने आर्यन पर वार करने के लिए अपने जहरीले नाखूनों का इस्तेमाल किया। एक संप्रदाय पूर्वज के रूप में दुबे किशोरी की शक्ति दुबे रंजन से ऊपर थी। ये महिला अपनी क्रूरता के लिए भी जानी जाती थी। वो आमतौर पर दुश्मनों को मार देती थी और उन्हें तब तक प्रताड़ित करती थी जब तक वे माफी की भीख न मांग लें। बूम! आर्यन ने दुबे किशोरी की छाती पर प्रहार करने के लिए अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल किया। इस हमले को झेलने के बाद दुबे किशोरी तुरंत सैकड़ों मीटर पीछे हट गई। उसने दर्द से अपनी छाती को पकड़ा और उसके बैंगनी रंग के होठों से खून निकलने लगा। बहन, पूर्वज, दुबे रंजन और दुबे कौशल तुरंत दुबे किशोरी की ओर भागे और उसकी हालत देखी। क्या तुम ठीक हो? दुबे कौशल ने दुबे किशोरी के दर्द को कम करने के लिए अपनी गहरी ऊर्जा का संचार किया। दुबे कौशल वो व्यक्ति था जो दुबे किशोरी की शक्ति को सबसे बेहतर समझता था। दुबे किशोरी जो स्काई प्रोफाउंड रेल्म के दूसरे स्तर पर थी, उसे इस व्यक्ति ने केवल एक हथेली के प्रहार से पीछे ढकेल दिया था। इसके अलावा इस व्यक्ति की दृश्य शक्ति केवल अर्थ प्रोफाउंड रेल्म के दूसरे चरण की थी, जो किसी भी अभ्यासी के तर्क से परे की बात थी। मैं ठीक हूं। दुबे किशोरी ने आर्यन की ओर ऊपर देखा। इस महिला का जानलेवा आभामंडल अब और भी तीव्र हो गया था। वास्तव में मुझे कमजोर महिलाओं को मारना पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि तुम लोग लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। आर्यन ने उन तीनों को एक साथ आगे बढ़ने की चुनौती दी। ये व्यक्ति काफी शक्तिशाली है, चलिए इसे हराने के लिए हाथ मिलाते हैं। दुबे कौशल और दुबे किशोरी ने दोनों तरफ से आर्यन पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। पीछे से दुबे रंजन को आर्यन की ओर सैकड़ों जहरीले गोले फेंकने का काम सौंपा गया था। इसका उद्देश्य आर्यन की गति को रोकना था, ताकि दुबे कौशल और दुबे किशोरी अधिक आसानी से हमला कर सकें। बूम, 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 बूम। आसमान के ऊपर आर्यन ने दुबे कौशल और दुबे किशोरी के साथ कई प्रहारों का आदान प्रदान किया। दुबे कौशल और दुबे किशोरी ने भारी दबाव महसूस किया। हर बार जब वे आर्यन के साथ वार बदलते थे तो उन्हें ही चोट पहुंचती थी। दूसरी ओर दुबे रंजन का जहरीला प्रक्षेप्य आर्यन के शरीर को छू तक नहीं सका। हर बार जब वो आर्यन से टकराने वाला होता तो वो एक अदृश्य शक्ति द्वारा हवा में ही रोक दिया जाता। धिक्कार है, इस व्यक्ति के साथ क्या समस्या है? इसकी शक्ति इतनी असामान्य क्यों है? दुबे कौशल को महसूस हुआ कि आर्यन बहुत ही विचित्र है। भाई, इस व्यक्ति को खत्म करने के लिए उस गुप्त तकनीक का उपयोग करते हैं, दुबे किशोरी ने सुझाव दिया। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं। दुबे कौशल और दुबे किशोरी विपरीत दिशाओं में उड़ गए और आर्यन के दाएं और बाएं तरफ तैनात हो गए। जहरीली गैस का जानलेवा विस्फोट। दुबे कौशल और दुबे किशोरी ने एक साथ अपने मुंह खोले। दुबे कौशल के मुंह से हरे रंग की गैस निकली, जबकि दुबे किशोरी के मुंह से बैंगनी रंग की गैस निकली। दोनों गैसें आपस में मिलकर आर्यन के शरीर को घेरने लगीं और एक अत्यंत खतरनाक रासायनिक प्रतिक्रिया पैदा की। ये जहरीली गैस इतनी घातक थी कि त्वचा के संपर्क में आते ही उसे पिघला देती थी, जब तक कि सिर्फ हड्डियां न बच जाएं। सामान्य अभ्यासी तो इसके संपर्क में आने के कुछ ही क्षणों में हड्डियों के ढेर में बदल जाते। दुबे कौशल और दुबे किशोरी की संयुक्त शक्ति ने इसे और भी जानलेवा बना दिया था। दोनों पूर्वजों ने जहरीली गैस के घेरे को ध्यान से देखा। अजीब है, ये चिल्ला क्यों नहीं रहा है? दुबे कौशल को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसे आर्यन की कोई चीख नहीं सुनाई दी। आमतौर पर इस तकनीक के शिकार अपनी पिघलती त्वचा के दर्द से बुरी तरह चिल्लाते थे, लेकिन यहां सन्नाटा था। शायद वो हमारे जहर से तुरंत ही मर गया, जहरीली महिला दुबे किशोरी ने अनुमान लगाया। तभी जहरीली गैस के भीतर से एक तीव्र प्रकाश की किरण फूटी। वो प्रकाश तब तक बढ़ता गया जब तक कि उसने सारी जहरीली गैस को निगल नहीं लिया। वो प्रकाश का पुंज वास्तव में एक प्रचंड ज्वाला थी, जिसने आर्यन के शरीर को सुरक्षित घेर रखा था। हमारी तकनीक के बाद ये सुरक्षित कैसे है? दुबे किशोरी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी संयुक्त जहरीली गैस आर्यन को खरोंच तक नहीं पहुंचा सकी। यहां तक कि आर्यन के कपड़ों पर भी कोई निशान नहीं था। आर्यन ने दोनों की ओर देखा जो हक्के बक्के थे। सच कहूं तो मैं तुम्हारे साथ थोड़ा और खेलना चाहता था, लेकिन अब मेरे पास समय नहीं है। चलिए इसे जल्दी खत्म करते हैं। आर्यन अब और इंतजार नहीं करना चाहता था। इतने अहंकारी मत बनो, हमने तो अभी शुरू की। इससे पहले कि दुबे किशोरी अपनी बात पूरी कर पाती, आर्यन ने तेजी से उसे जमीन पर पटक दिया। जमीन पर गिरते ही दुबे किशोरी ने बहुत सारा काला खून उगला। तुम्हारी ये हिम्मत, इसे महसूस करो, टूटा हुआ जहरीला पंजा। दुबे कौशल ने पीछे से आर्यन पर वार करने की कोशिश की। आर्यन ने नौ छाया कदम यूज करके उस वार को चकमा दिया और तुरंत जवाबी हमला किया। टूटते उल्का का प्रहार।
आर्यन का प्रहार सीधे दुबे कौशल के सिर पर लगा। बूम! दुबे कौशल बहुत जोर से जमीन से टकराया। इस टक्कर से एक विशाल गड्ढा बन गया जिसके बीच में दुबे कौशल लथपथ पड़ा था। अध्याय 170 जहर सम्राट राक्षस। ये देखकर दुबे रंजन तुरंत दुबे किशोरी और दुबे कौशल को बचाने के लिए दौड़ा। यहां मत आओ। दुबे कौशल ने दुबे रंजन को करीब आने से मना कर दिया। दुबे रंजन, जल्दी करो और उस तकनीक का उपयोग करो। हम इससे नहीं जीत पाएंगे क्योंकि संप्रदाय नष्ट हो चुका है। बेहतर होगा कि हम अपने संप्रदाय के विनाश के साथ इसे भी घसीट लें। आर्यन से जीतने की कोई गुंजाइश ना देखकर दुबे कौशल ने दुबे रंजन को वर्जित तकनीकों का उपयोग करने के लिए कहा। कम से कम उनका ईश्वरीय संप्रदाय उन लोगों को अपने साथ ले जा सके जो संप्रदाय को नष्ट करना चाहते थे। लेकिन दुबे रंजन अभी भी उस तकनीक का उपयोग करने में हिचकिचा रहा था क्योंकि वर्जित तकनीक का उपयोग करने के लिए एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो और इस आज्ञा का पालन करो। बात करते समय दुबे कौशल की सांसें उखड़ रही थी। वो अपनी सीमा के करीब था। ठीक है पूर्वज, मैं समझ गया। दुबे रंजन ने एक बहुत ही जटिल नक्काशी वाला चाकू लिया। आर्यन देखना चाहता था कि दुबे रंजन उस चाकू का उपयोग करके क्या करेगा। कुलपिता दुबे रंजन द्वारा की गई अप्रत्याशित बात यह थी कि उसने अपने ही दिल में चाकू घोंप लिया। दुबे रंजन की छाती से खून निकलने लगा। क्या ये व्यक्ति आत्महत्या करने का इरादा रखता है? आर्यन ने सोचा कि ये व्यक्ति आत्महत्या कर लेगा। दुबे रंजन का खून बड़ी मात्रा में बाहर निकला। ये खून अपने आप हिल सकता था। खून हिलने लगा और विभिन्न प्राचीन लेखों के साथ एक घेरा बना लिया। ओ महान जहर के राजा, मैं तुम्हारे लिए बलिदान देता हूं। आओ, आ जाओ, आ जाओ। दुबे रंजन किसी चीज को बुलाने की तरह चिल्लाया। आसमान जो पहले सामान्य था पूरी तरह से अंधेरे में बदलने लगा। आर आर। जहर संप्रदाय के हर कोई दर्द से चिल्लाने लगा। उनके मुंह, नाक और आंखों से एक काला तरल निकलने लगा। आर्यन नहीं जानता था कि ये खून है या जहर, पर निश्चित रूप से ये तरल संप्रदाय के जहर शिष्यों के शरीर से आ रहा था। पता चला कि दुबे किशोरी, दुबे कौशल, दुबे गौतम, दुबे नरु और उन 2 गार्डों के शरीर के अंदर से भी काली वस्तुएं निकली जिन्हें आर्यन ने मारा था। ऐसा लग रहा था जैसे इन लोगों के जीवन का सार किसी चीज द्वारा सोख लिया गया हो। तरल की ये बड़ी मात्रा आसमान के ऊपर जमा हो रही थी। ये तरल एक बहुत ही डरावने चेहरे वाले विशाल मानव शरीर का रूप ले लेता है। इस विशाल व्यक्ति की ऊंचाई कम से कम 50 मीटर है। दहाड़। इस विशाल मानव का वातावरण बहुत ही कठोर है, यहां तक कि उसके आसपास की जमीन भी कांप रही है। ये राक्षस जहर का राजा, पॉइजन किंग है। उस राजा के शरीर से जहर ने जाल जैसी वस्तुएं छोड़नी शुरू कर दीं, जो पूरी जगह पर फैल गईं। ये जाल जिस चीज तक पहुंच सकते थे उस पर अपना हाथ रखते थे। यहाँ के पेड़ और घास मुरझा गए क्योंकि वो इन जालों द्वारा सोख लिए गए थे। ये देखकर आर्यन तुरंत माधुरी की तरफ झपका। इस समय माधुरी उन जालों से बच रही थी जो उसका पीछा कर रहे थे। स्लैश। आर्यन ने तुरंत उन जालों को काट दिया जो उसका पीछा कर रहे थे। चलो इस जगह से दूर चलते हैं। आर्यन माधुरी को पकड़कर इस जगह से दूर ले गया। आर्यन माधुरी को जितनी दूर हो सके ले गया। बहुत दूर से आर्यन ने देखा कि वो विशाल मानव और बड़ा होता जा रहा था। अब इस विशाल मानव की ऊंचाई लगभग 80 मीटर तक पहुंच गई थी। पति, वो वास्तव में किस तरह का राक्षस है? माधुरी इस डरावने विशाल मानव को देखकर थोड़ा डर गई थी। मैं भी नहीं जानता। निश्चित रूप से ये एक वर्जित तकनीक है जो जहर संप्रदाय के सभी लोगों की कीमत पर उपयोग की जा रही है। जहर संप्रदाय के सभी लोगों को इस विशाल मानव को बुलाते समय मरते हुए देखकर यह स्पष्ट था कि इस तकनीक की कीमत जीवन है। ऐसा लगता है कि दुबे रंजन ने इस तकनीक को उपयोग करने के लिए जहर संप्रदाय के सभी जीवन का बलिदान कर दिया। ये विशाल मानव किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं लग रहा था, वो अपनी मर्जी से हिल रहा था। आर्यन को तुरंत इस राक्षस को नष्ट करना था, अन्यथा ये राक्षस अपने आसपास की जीवित चीजों को सोखते हुए और मजबूत होता जाता। आर्यन इस विशाल मानव की ओर उड़कर करीब गया। आर्यन ने इस विशाल मानव पर हमला करने के लिए 1 लाख अग्नि तलवारों का उपयोग किया। आर्यन की 100 अग्नि तलवारों ने विशाल मानव शरीर को सैकड़ों हिस्सों में काट दिया। ये आर्यन की अपेक्षा से आसान था, लेकिन ये टुकड़े जमीन पर बिल्कुल नहीं गिरे। वे हवा में वापस आ गए और अपने मूल रूप में लौट आए। आर्यन, मजाक कर रहे हो? कैसे हर दुश्मन जिससे मैं लड़ता हूं उसके पास इतनी तेजी से पुनर्जीवित होने की क्षमता होती है? ये तो धोखाधड़ी है। आर्यन ने उन दुश्मनों को कोसा जिनके पास हमेशा बहुत तेज पुनर्जनन क्षमता होती थी। दहाड़। जहर सम्राट आर्यन पर क्रोधित था। उसने अपने मुंह से जहर छोड़ा। आर्यन ने जहर के इस विस्फोट से खुद को बचाया।
इस विशाल मानव के मुंह से निकली चीज बहुत घिनौनी थी। जहर सम्राट द्वारा उल्टी किया गया जहर इतना प्रभावी था कि प्रभावित अब चीजें मोम की तरह पिघल गईं। आर्यन को चकमा देखते जहर सम्राट ने आर्यन को पकड़ने के लिए हजारों जालों का उपयोग किया। स्लैश स्लैश स्लैश। आर्यन ने हर उस जाल को काट दिया जो उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। इससे जहर सम्राट और भी क्रोधित हो गया। दहाड़। ये चीख पहले वाली से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। ये चीख वहां के जंगल के सभी निवासियों को डरा सकती थी। चाहे वो छोटे कीड़े हों या बड़े जानवर, वे तुरंत जहर सम्राट की दहाड़ से जितनी दूर हो सके भागने लगे। जहर सम्राट का हमला पागलपन भरा होता जा रहा था। उसने शरीर के सारे तरल को सभी दिशाओं में छोड़ दिया। तुम कभी नहीं जीत पाओगे। जहर का राजा हमारे संप्रदाय का प्रतीक है। वो उस पौराणिक कथा का मिथक है जिससे ये दुनिया सबसे ज्यादा डरती है। दुबे रंजन इस सुंदर दृश्य को देखकर बहुत खुश था। जबकि संप्रदाय के सभी सदस्य मर चुके थे, दुबे रंजन ने जहर सम्राट को आर्यन को मरते हुए देखने के लिए अपनी आखिरी बची हुई शक्ति को बचाकर रखा था। उस पौराणिक कथा को देखना सम्मान की बात थी जिसने अतीत में दर्जनों संप्रदायों को नष्ट कर दिया था। अतीत में इस राक्षस को एक बार बुलाया गया था। उस समय संप्रदाय वास्तव में शाही परिवार और दर्जनों संप्रदायों के संयुक्त हमले से घिर गया था जो इस जहर संप्रदाय को मिटाना चाहते थे। जीवन और मृत्यु की स्थितियों में मजबूर होने के कारण संप्रदाय के नेताओं ने वर्जित तकनीकों का उपयोग करने का निर्णय लिया। संप्रदाय के नेताओं ने इस तकनीक को उपयोग करने के लिए 90% शिष्यों का बलिदान कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि शाही परिवार और कई संप्रदायों की सभी संयुक्त सेनाएं समाप्त हो गईं, भले ही इसके लिए आवश्यक कीमत दिखाई गई शक्ति की तुलना में वास्तव में बहुत बड़ी थी। आर्यन को मरते हुए व्यक्ति की बातों की ज्यादा परवाह नहीं थी। उसने इस राक्षस के शरीर को घेरने के लिए 100 तलवारों का उपयोग किया। दुर्भाग्य से 100 तलवारें इस राक्षस के शरीर को कैद करने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। आर्यन ने ऋषिदेव अग्नि नाड़ी खोली। जब अग्नि नाड़ी खुली तो आर्यन की तलवारें बढ़कर 1000 हो गईं। 1000 अग्नि तलवारों ने जहर सम्राट के शरीर को घेर लिया। जहर सम्राट ने बाहर निकलने की कोशिश की, पर आर्यन की तलवारें बहुत शक्तिशाली थीं। जहर सम्राट के हमले पर वो टस से मस नहीं हुईं। नरक की जेल। जहर सम्राट का शरीर, जो वर्तमान में आग में बंद है, उसमें आग लगा दी गई। दहाड़। इस राक्षस के हताशा भरे चीखने की आवाज पूरे जंगल में गूंजती हुई सुनाई दी। आर्यन की ज्वाला ने जहर के टॉक्सिक शरीर को बिना कुछ छोड़े जला दिया। दुबे रंजन को विश्वास नहीं हो रहा था कि महान जहर सम्राट हार गया। उन सभी ने जो बलिदान दिया था वो व्यर्थ चला गया। जब जहर सम्राट नष्ट हुआ तो आसमान फिर से साफ हो गया। आर्यन दुबे रंजन की ओर चला, जो इस समय मर रहा था। तुमने जो कुछ भी किया वो बेकार था। हे, तुम राक्षस हो। दुबे रंजन आर्यन को देखकर हंसा। आखिरी शब्द कहने के बाद दुबे रंजन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो मर चुका था और उसका शरीर घिनौने काले तरल के ढेर में बदल गया। तुम जो भी कहना चाहते हो उसका मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। आर्यन को दुबे रंजन की बातों की कोई परवाह नहीं थी। आखिरकार सब कुछ खत्म हो गया था। जहर संप्रदाय नष्ट हो गया था। अब कोई भी माधुरी के जीवन में खलल नहीं डाल सकता। अब जबकि वो इस मामले में शामिल जतिन से निपट रहा है, आर्यन और माधुरी निश्चित रूप से जतिन को यूं ही नहीं जाने देंगे। आर्यन दूर खड़ी माधुरी को लेकर घर वापस जाना चाहता था। मास्टर, रुकिए, मुझे लगता है कि मुझे एक बहुत अच्छी खजाने की आभा महसूस हो रही है। अध्याय 171 स्वर्ण कमल का फूल। वो कौन सा खजाना है? आर्यन ये जानना चाहता था कि अवनी का किस खजाने से मतलब है। जल्दी से इस पहाड़ को नष्ट कर दो, तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। अवनी ने आर्यन को जहर संप्रदाय के पीछे वाले पहाड़ को नष्ट करने के लिए कहा। जिस पहाड़ की ओर अवनी ने इशारा किया था वो जहर संप्रदाय के स्थान से कम 2 किलोमीटर दूर था। इस पहाड़ के चारों ओर कई गुफाओं के मुंह थे। ऐसा लग रहा था कि इन गुफाओं का उपयोग जहर संप्रदाय द्वारा अभ्यास करने के लिए किया जाता था। आर्यन ने उस स्थान को नष्ट कर दिया जहां अवनी इशारा कर रही थी। जब आर्यन ने उस स्थान को नष्ट किया तो उस छेद में, जिसे आर्यन ने तोड़ा था, एक सुनहरी पीली रोशनी दिखाई दी। ये देखकर आर्यन और भी उत्सुक हो गया। वो इस सुनहरी रोशनी की ओर बढ़ा। जब वो वहां पहुंचा तो आर्यन ये देखकर हैरान रह गया कि वहां एक फूल था जिससे सुनहरी रोशनी निकल रही थी। इस फूल से निकलने वाली सुनहरी रोशनी बहुत शुद्ध थी। इस फूल द्वारा छोड़े गए आभा मंडल से पता चलता था कि इस फूल की उम्र 300 साल से ऊपर होनी चाहिए। ये आर्यन को इस अत्यंत दुर्लभ औषधीय पौधे के मिलने की उम्मीद नहीं थी। जहर संप्रदाय को यह कैसे पता नहीं था कि इस पहाड़ के पीछे इतना दुर्लभ खजाना छिपा है। मास्टर, आप क्यों हैरान हैं? मैंने आपसे कहा था कि यह एक बहुत ही असाधारण खजाना है, अवनी ने बड़े गर्व के साथ कहा।
अवनी वास्तव में गर्व की पात्र थी। यदि अवनी की सहायता न होती तो आर्यन को भी इस फूल के अस्तित्व का पता नहीं चलता। जो चीज अवनी को मिली थी वो था स्वर्ण कमल का फूल। यदि इस औषधीय पौधे को एक गोली में बदल दिया जाए तो इसका अपने उपयोगकर्ताओं पर बहुत शक्तिशाली प्रभाव पड़ेगा। कहा जाता है कि स्वर्ण कमल से बनी गोलियां लेने वाला व्यक्ति स्काई प्रोफाउंड रेल्म के शिखर या एम्परर रेल्म में प्रवेश कर सकता है। आर्यन इस पौधे को पाकर बहुत खुश था। यह निश्चित रूप से उसकी पत्नियों के लिए बहुत उपयोगी होगा। आर्यन स्वर्ण कमल के फूल को तोड़ने में बहुत सावधानी बरत रहा था। वो स्वर्ण कमल के फूल में मौजूद तत्वों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। स्वर्ण कमल का फूल तोड़ने के बाद उसने उसे परिद्वार के भंडारण कक्ष में रख दिया। आर्यन ने राहत की सांस ली। स्वर्ण कमल का फूल चुनने की प्रक्रिया के दौरान कोई बाधा नहीं आई। स्वर्ण कमल का फूल लेने के बाद आर्यन वहां गया जहां माधुरी थी। आर्यन को ठीक ठाक वापस आते देख माधुरी चिल्लाई, पति। उसे खुशी थी कि आर्यन ठीक था। माधुरी, चलो घर चलते हैं। आर्यन ने माधुरी को वापस शहर चलने के लिए आमंत्रित किया। यहां उन दोनों के लिए उपयुक्त जगह नहीं थी। आर्यन का इंतजार किए बिना माधुरी ने आर्यन के शरीर को गले लगा लिया। वो जानती थी कि आर्यन उसे उड़ा कर ले जाएगा। बोइंग बोइंग, ये एहसास आर्यन ने महसूस किया कि छाती से सटने पर माधुरी की भारी संपत्ति का दबाव बहुत शक्तिशाली था। इस लड़की ने निश्चित रूप से ये जानबूझकर किया होगा। आर्यन ने माधुरी की ओर देखा जो उसे देखकर धीरे से मुस्कुरा रही थी। आर्यन ने माधुरी की कमर को पकड़ा। माधुरी पत्नी, क्या तुम जानबूझकर मुझे चिढ़ा रही हो? आर्यन के हाथों ने माधुरी के दो बड़े नरम खरगोशों को पकड़ लिया। पति, आप क्या कर रहे हैं? माधुरी कराहने लगी। जैसे ही आर्यन ने उसके कमजोर बिंदु को छुआ, उसका शरीर कोमल होने लगा। माधुरी के साथ बार बार युगल अभ्यास करने के बाद अब आर्यन माधुरी के शरीर के कमजोर बिंदुओं को जानता था। जब आर्यन ने बस एक पल के लिए उस कमजोर बिंदु को छुआ तो माधुरी तुरंत एक कामुक महिला में बदल गई। आर्यन ने माधुरी की कमीज खोली। माधुरी ये देखकर हैरान रह गई कि आर्यन उसके कपड़े उतार रहा है। ये जगह एक जंगल थी। आर्यन इस तरह की खुली जगह पर शर्मनाक हरकतें कैसे करना चाहता था? पति, रुकिए, ये जंगल है, हम जंगल में इस तरह की कुछ नहीं कर सकते। माधुरी ने आर्यन को रुकने के लिए कहा। यदि ये इसी तरह जारी रहा तो माधुरी अपना मानसिक संतुलन खो सकती थी। क्या तुम मेरे साथ ये नहीं करना चाहती? आर्यन ने उदासी से कहा। ऐसा नहीं है, कंपनी की समस्या अभी भी बहुत अस्त व्यस्त है। मुझे अभी वहां की समस्याओं को हल करना है। मैं आपको आज रात का समय दे सकती हूं। अभी आप मुझे जाने दीजिए, ठीक है? माधुरी ने बहुत कोमल स्वर में कहा। ये कोमल अनुरोध सुनकर आर्यन मना नहीं कर सका। ठीक है, मैं समझ गया। आर्यन ने तुरंत माधुरी के रसीले होठों को चूम लिया। माधुरी ने आर्यन के चुंबन का जवाब दिया। आर्यन और माधुरी के बीच का ये चुंबन काफी देर तक चला। जब माधुरी भारी सांसें लेने लगी और उसकी सांस फूलने लगी, तब जाकर आर्यन ने माधुरी को छोड़ा। माधुरी ने तुरंत अपने कपड़े ठीक किए। चलो वापस चलते हैं। इस बार आर्यन वास्तव में माधुरी को वापस शहर ले आया। 15 मिनट बाद आर्यन और माधुरी ने फिर से शहर में प्रवेश किया। पति, मुझे कंपनी पर उतार दीजिए। माधुरी पहले विला वापस नहीं जाना चाहती थी। उसे पहले अपनी कंपनी में जो कुछ भी हुआ था उसे सुलझाना था। आर्यन समझ गया, उसे कंपनी की इमारत से जहर हटाने में भी माधुरी की मदद करनी थी। यदि जहर नहीं हटाया गया तो आर्यन द्वारा दी गई दवाइयां बेकार हो जाएंगी। माधुरी और आर्यन कंपनी के ऊपर उतरे। ऊपर से आर्यन देख सकता था कि नीचे क्या हो रहा है। हालात अभी भी काफी अस्त व्यस्त लग रहे थे। बहुत से लोग जहर से प्रभावित पीड़ितों की मदद करने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। माधुरी, तुम नीचे वालों का ख्याल रखो, मैं इस इमारत के जहर को साफ कर दूंगा। आर्यन ने कार्यों को बांटने का निर्णय लिया। माधुरी कर्मचारियों की देखभाल की प्रभारी थी, जबकि वो स्वयं जहर की सफाई का काम करेगा। माधुरी जो उथल पुथल हुई थी उसे सुलझाने के लिए तुरंत नीचे भागी, जबकि आर्यन इस इमारत में जहर साफ करने चला गया। इस इमारत की सफाई पूरी करने के बाद आर्यन माधुरी की कंपनी की दूसरी शाखा में चला गया। आर्यन ने माधुरी की कंपनी की प्रत्येक शाखा में फैले जहर से छुटकारा पाने के लिए बहुत मेहनत की। 1 घंटे की सफाई के बाद आर्यन ने आखिरकार दुबे गौतम द्वारा फैलाए गए जहर को पूरी तरह से साफ कर दिया। ट्रिंग ट्रिंग, आर्यन का फोन बजा। आर्यन ने तुरंत देखा कि उसे फोन करने वाला व्यक्ति कौन है। पता चला कि ये ठंडी सीईओ ऐश्वर्या का कॉल था। सीईओ, क्या बात है? आर्यन ने तुरंत पूछा कि ऐश्वर्या ने उसे फोन क्यों किया। आर्यन, तुम कहाँ हो? जल्दी कंपनी आओ। फोन पर ऐश्वर्या की आवाज बहुत कोमल थी। ऐश्वर्या के लिए इस तरह बात करना असामान्य था। मैं जल्द ही वहां पहुंचूंगा, आर्यन ने जवाब दिया। उसके बाद आर्यन ने ऐश्वर्या का कॉल काट दिया। चूंकि माधुरी की कंपनी की समस्या सुलझ गई थी, आर्यन अपनी कंपनी जा सकता था। आर्यन अपनी कंपनी की इमारत पहुंचा और सीधे ऐश्वर्या के रूम की ओर गया। जब वो ऐश्वर्या के रूम में पहुंचा तो वहां लगभग 42 से 45 वर्ष का एक व्यक्ति ऐश्वर्या के सामने खड़ा था। ये व्यक्ति ऐश्वर्या से किसी बात पर बहस कर रहा था। मैंने तुमसे कहा था मुझे मकरंद से शादी नहीं करनी, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? ऐश्वर्या ये कहते समय बहुत गुस्से में दिख रही थी।
ऐश्वर्या, ये शादी का प्रस्ताव हमारे परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि तुम मकरंद से शादी करती हो तो हमारे परिवार द्वारा स्वामित्व वाला दवा का व्यवसाय निश्चित रूप से और भी बढ़ सकता है। ये चाचा ऐश्वर्या को मकरंद से शादी करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। अध्याय 172 ऐश्वर्या के प्रेमी होने का नाटक करने के लिए कहा गया। मकरंद की मदद के बिना भी भले ही हमारा पारिवारिक व्यवसाय बढ़ सकता है, लेकिन क्या मूल रूप से ये पिता की गलती नहीं है कि दादाजी का दवा का व्यवसाय ऐसा हो गया? आप हमेशा दूसरों के द्वारा आसानी से मूर्ख बन जाते हैं। बड़े पैसे के लालच में आप आसानी से उन सभी पर भरोसा कर लेते हैं और अंत में आप बस उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। पता चला कि ये चाचा ऐश्वर्या के पिता हैं। ऐश्वर्या ने अपने पिता को डांटा, जो दादाजी के व्यवसाय को चलाने में अक्षम थे। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, मैं तुम्हारा पिता हूं। जब ऐश्वर्या ने कहा कि पारिवारिक दवा व्यवसाय उनकी गलतियों के कारण नष्ट हो गया, तो ये चाचा इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। ऐश्वर्या के पिता का नाम शशांक था। इस समय शशांक की उम्र 45 वर्ष थी। काश मैं चिकित्सा की दुनिया को जानती तो मैं निश्चित रूप से अपने दादाजी का व्यवसाय संभाल लेती। ऐश्वर्या ने बिजनेस की पढ़ाई की थी। वो दवा सामग्री का व्यवसाय संभालने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं थी। ऐश्वर्या नहीं जानती थी कि औषधीय सामग्री का न्याय कैसे किया जाए और ये विश्लेषण कैसे किया जाए कि ये सामग्री नकली है या असली। यदि वो दादाजी के व्यवसाय को संभालने की जिद करती तो शायद उसे अन्य दवा सामग्री विक्रेताओं द्वारा धोखा दिया जा सकता था। दवा सामग्री का व्यवसाय एक आसान व्यवसाय है। जब तक आप जानते हैं कि सामग्री असली है या नकली, व्यवसाय बहुत अच्छी तरह से बढ़ता रहेगा। यदि आप नहीं जानते कि ये सामग्री असली है या नकली और फिर भी इसे बेचने पर अड़े रहते हैं, तो आप निश्चित हो सकते हैं कि खरीदारी करने वाला ग्राहक शिकायत जरूर करेगा। इसीलिए दादाजी ने दवा का व्यवसाय उसके पिता को सौंपा था, जो दवा सामग्री के मूल्यांकन के क्षेत्र में पहले से ही बहुत कुशल थे। दुर्भाग्य से शशांक की सबसे बड़ी कमजोरी मुनाफे के लिए बहुत लालची होना है। व्यापारिक भागीदारों द्वारा अक्सर उन्हें बड़े मुनाफे का वादा करके इस्तेमाल किया जाता है। वादा किया गया लाभ कभी नहीं आया, जबकि दादाजी का औषधीय सामग्री का व्यवसाय तेजी से अस्त व्यस्त होता गया। इसलिए तुम्हें मकरंद से शादी करनी चाहिए। मकरंद का परिवार बहुत अमीर है। वे निश्चित रूप से हमारे दवा सामग्री व्यवसाय को और अधिक पूंजी प्रदान कर सकते हैं। शशांक ने ऐश्वर्या को बताया कि उसे मकरंद से शादी क्यों करनी चाहिए। मैं नहीं चाहती, मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है, ऐश्वर्या ने बहुत ठंडी आवाज में कहा। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कब से हो गया? उस ठंडे स्वभाव के साथ तुम किसी पुरुष को अपने करीब कैसे आने दे सकती हो? शशांक को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐश्वर्या का कोई पुरुष मित्र है। अपनी बेटी के ऐसे स्वभाव के साथ कोई भी पुरुष ऐश्वर्या के करीब नहीं हो सकता था। तुम्हें विश्वास नहीं है? मैं तुम्हें साबित कर दूंगी। ऐश्वर्या ने फिर प्रवेश द्वार की ओर देखा। पता चला कि आर्यन सामने के दरवाजे पर ही था। आर्यन ने पिता और पुत्री के बीच इस संघर्ष को सुन लिया था। आर्यन, आखिरकार तुम आ गए। ऐश्वर्या आर्यन के करीब चली गई। ऐश्वर्या की आवाज का लहजा हमेशा की तरह बहुत ठंडा नहीं था। पिताजी, इनसे मिलिए, ये आर्यन है, मेरा बॉयफ्रेंड। ऐश्वर्या ने आर्यन का परिचय अपने पिता से कराया। ऐश्वर्या के चेहरे के भाव अभी भी ठंडे थे, जिससे वो दोनों प्रेमियों जैसे लग रहे थे। क्या? जब आर्यन चिल्लाने ही वाला था, ऐश्वर्या ने तुरंत आर्यन की कमर पर बहुत जोर से चुटकी काट ली। उसके डरावने चेहरे को देखकर आर्यन जान गया कि ऐश्वर्या उससे क्या चाहती थी। निश्चित रूप से आर्यन को फिर से फर्जी बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहा गया था। ये आदमी, ऐश्वर्या, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ये बहुत अमीर नहीं लग रहा है। शशांक ने तुरंत आर्यन को कमतर आंक लिया। मुझे परवाह नहीं है कि वो अमीर नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं उसके साथ रह सकती हूँ। ऐश्वर्या ने अपने पिता की बात का खंडन किया। शशांक ने अत्यधिक क्रोध में अपने दांत पीसे। जो कुछ भी हो, उसे अपनी बेटी को मकरंद से शादी करने के लिए मजबूर करना था। मैं तुम्हें $20 लाख दूंगा। जब तक तुम मेरी बेटी को छोड़ दोगे, मैं तुम्हें मुफ्त में $20 लाख दूंगा। शशांक ने एक ऊंची कीमत चुकाने की हिम्मत दिखाई, बशर्ते आर्यन ऐश्वर्या को छोड़ना चाहता हो। आर्यन ने ऐश्वर्या की ओर देखा। ऐश्वर्या ने तुरंत अपने पिता के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए आर्यन को सिर हिलाकर मना किया। यह देखकर आर्यन मुस्कुराया। आर्यन की आंखों में एक शरारती चमक थी। अंकल, क्या आप द्वारा दी गई कीमत बहुत कम नहीं है? आपकी बेटी इतनी सुंदर है, $20 लाख ऐश्वर्या की जगह कैसे ले सकते हैं? आर्यन ने शशांक से कहा। ऐश्वर्या आर्यन से ये सुनकर बहुत खुश थी। ऐसा लगा कि वो आर्यन को आंकने में गलत नहीं थी।
लेकिन अगर आप इसे कुछ गुना बढ़ाना चाहते हैं तो शायद मैं फिर से सोचना शुरू कर दूंगा। आर्यन ने अपने हाथों को एक साथ रगड़ा, जैसे कि ये संकेत दे रहा हो कि उसे और पैसा चाहिए। बूम! ऐश्वर्या के मन में आर्यन के बारे में बनी सभी अच्छी परछाइयां नष्ट हो गईं। आर्यन भी उसके पिता की तरह पैसे का लालची निकला। ऐश्वर्या में आर्यन को बहुत ठंडी नजरों से देखा। तुम बहुत आसान हो। ठीक है, मैं इसे बढ़ाकर $50 लाख कर दूंगा। यदि तुम मेरी बेटी को छोड़ना चाहते हो तो मैं तुरंत ये पैसा तुम्हें दे दूंगा। शशांक ने तुरंत आर्यन से $50 लाख का वादा किया। आर्यन ऐश्वर्या की चुभती हुई निगाहों को महसूस कर सकता था। आर्यन ने इस निगाह को नजरअंदाज कर दिया। अंकल, क्या आप मजाक कर रहे हैं? क्या आपकी बेटी की कीमत केवल $50 लाख है? फिर क्या होगा अगर मैं आपकी बेटी को $50 लाख में खरीद लूं? क्या आप इसे मुझे देना चाहते हैं? तुम? शशांक ने आर्यन की ओर इशारा किया। उसे समझ नहीं आया कि आर्यन के प्रश्न का क्या उत्तर दे। यदि आप पहले से ही जानते हैं तो मेरा उत्तर भी वही है जो आपका है। मैं आपके $50 लाख के लिए ऐश्वर्या को नहीं छोड़ूंगा। आर्यन ने ऐश्वर्या की पतली कमर को पकड़कर उसे गले लगा लिया। आर्यन के अगले शब्द सुनकर ऐश्वर्या की तीखी निगाह तुरंत गायब हो गई। पता चला कि वो आर्यन को समझने में गलत थी। आर्यन वास्तव में अपने पिता को बताना चाहता था कि एक राजकुमारी की जगह कागज के पैसे नहीं ले सकते। जैसे ही आर्यन का हाथ ऐश्वर्या की कमर को छुआ, उसका शरीर कांप उठा। ऐश्वर्या को कभी किसी पुरुष ने गले नहीं लगाया था। भले ही ऐश्वर्या का चेहरा अभी भी ठंडा था, लेकिन अंदर उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। कमीने, तुम्हें आज अपने फैसले पर पछतावा होगा। शशांक कमरे से बाहर चला गया। जाने से पहले उसने आर्यन को कई बार कोसा। अब शशांक मकरंद से आर्यन से निपटने के लिए कहेगा। मकरंद की ताकत के साथ बिना पृष्ठभूमि वाले इस युवक से निपटना कठिन नहीं होना चाहिए। शशांक ने मकरंद का नंबर डायल किया। बीप बीप बीप। फोन की घंटी बजी। जुड़ गया। मकरंद को शशांक का फोन उठाने में थोड़ा समय लगा। हेलो ससुर जी, कैसे हैं? क्या आप ऐश्वर्या को मुझसे शादी करने के लिए मना पाए? मकरंद की आवाज थोड़ी दबी हुई थी। उसकी आवाज के पीछे एक महिला की आवाज भी थी जो आनंद में आहें भर रही थी। शशांक निश्चित रूप से जानता था कि मकरंद इस समय क्या कर रहा है। मकरंद, मेरे पास बुरी खबर है। ऐसा लगता है कि ऐश्वर्या का कोई बॉयफ्रेंड है। यदि तुम ऐश्वर्या को पाना चाहते हो तो तुम्हें उस व्यक्ति से छुटकारा पाना होगा। शशांक सीधे मुख्य बात पर आया। वो चाहता था कि मकरंद आर्यन को रास्ते से हटा दे ताकि वो ऐश्वर्या को कंट्रोल कर सके। हेलो गाइज, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स करो अगर कुछ चेंज करना है तो।